सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वर्दा शोएब और वेलकम टू दुनिया बोल है। और मेरे साथ हैं तलहा जतोई। तलहा, आप बताएं चल क्या रहा है? ये हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मैच इतना सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुका है कि ऐसा लग रहा है कि हमारे कप्तान अब मैच हार चुके हैं, ऑलमोस्ट ही हार चुके हैं। लेकिन भले से जो साजिशें हो रही हैं वो बैरूनी ममालिक की ही सही, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके अपने ही साथी उनका साथ छोड़ रहे हैं और ये बहुत अजीब सी सिचुएशन है। अगर हम डिस्कस करें वो 16 निकाती एजेंडा, तो वो भी इंतहाई अफसोसनाक है जो मुआहदा हुआ है MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान। तो उसमें भी अगर आप देखें तो ऐसे ऐसे पॉइंट शामिल किए गए हैं जिसमें मुझे तो मैं अचंभे का शिकार हो गया, मैं शॉक में चला गया, मैं झटके में चला गया कि ये तो वो बुनियादी बातें हैं जो उनके बेसिक फराइज में शामिल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 16 पॉइंट देखें तो उसमें लिखा है कि जी हैदराबाद यूनिवर्सिटी का कयाम होगा। जी क्या यूनिवर्सिटियां इस मुआहदे के बाद बननी है? क्या ये इनकी बुनियादी जिम्मेदारी नहीं है? इसी तरह अगर 15वां पॉइंट देखें तो उसमें कह रहे हैं इट इज जॉइंटली अग्रीड दैट हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर शैल बी गिवन अटेंशन। भाई हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर को तो वैसे ही अटेंशन देनी है आपने। 14 पॉइंट देखें, जॉइंटली अग्रीड दैट रिहैबिलिटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू इन द इंडिविजुअल एरियाज ऑफ सिटी ऑन प्रायोरिटी। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको वैसे ही बेहतर करना है, आप क्या बातें कर रहे हैं? आगे आप सुनिए, कॉटेज इंडस्ट्री को इंप्रूव करेंगे, वो तो आपकी बेसिक जिम्मेदारी है। कहते हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा। भाई फिर आपने प्लान बनाया क्यों था अगर आपने कंप्लीट नहीं करना था? कहते हैं पब्लिक सेक्टर वुमेन यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। भाई ये तो वैसे ही आपको बनानी चाहिए। ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपग्रेड करना चाहिए, वैसे ही आपको अपग्रेड करना चाहिए था। ये सब वो बेसिक चीजें हैं जो हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि कोटा सिस्टम खत्म करेंगे, म्यूचुअल कंसल्टेशन से काम करेंगे। भाई म्यूचुअल कंसल्टेशन तो आप हमेशा काम करते आए और कुछ नहीं हुआ। अब ये होगा ना कि जी हमारे बीच मुआहदा तय हुआ था, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है, फिर इस पे झगड़ा होगा और अगेन बड़े अफसोस के साथ फिर ये सारे इदारे जो है नेग्लिजेंसी का शिकार होंगे। यू आर राइट, इट्स वेरी सैड। ये 16 निकाती जो मुआहदा है ये बेइज्जती का बायस होगा दोनों पार्टीज के लिए। खैर इसके अलावा एक और बड़ी खबर ये भी है कि जाम अब्दुल करीम बिजार भी मंजर आम पर आ गया, उनका बड़ा पुरतपाक वेलकम किया गया, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले बड़ी खबर, हुकूमत के खिलाफ साजिश गैर मुल्की सही लेकिन लोग अपने साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या कप्तान ये मैच हार चुके? कराची में कत्ल इंतजार के वालिद का बेटे को खराजे तहसीन, तमाम जमा पूंजी से बेटे के नाम पर मस्जिद तामीर करा दी। दुबई एक्सपो का आखिरी दिन, पाकिस्तानी पवेलियन को सबकी निगाहों का मरकज बनाने वाले आर्टिस्ट और बेस्ट एक्सटीरियर अवार्ड जीतने वाले आर्टिस्ट अरशद राना से कराएंगे आपकी मुलाकात। और परदेश में रहकर नाम बनाया फिर भी अपने देश में काम ना मिल पाया, पाकिस्तानी बरतानवी मॉडल की कहानी भी आपको सुनाएंगे। लग यूं रहा है कि कप्तान मैच हार चुके हैं। MQM के ऑपोजिशन के साथ जाने के ऐलान के साथ ही कौमी असेंबली में ऑपोजिशन के नंबर 196 के लगभग पहुंच चुके हैं, जबकि उन्हें तहरीक अदम एतमाद पास कराने के लिए सिर्फ 172 अरकान की जरूरत है। वर्दा, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा नंबर है। और वैसे अगर आज देखा जाए तो कौमी असम्बली का एक बहुत ही बड़ा इजलास होने जा रहा है जिसमें तहरीक अदम एतमाद पर बाइस बहस एक आगाज़ होगा, उस पर एक बहस की जाएगी, उस पर एक डिस्कशन होगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इस वक्त सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि मुस्तकबिल का सेटअप क्या है। अगर हुकूमत जानी है तो क्या अपोजिशन की तमाम जमातें मिलकर क्या वाकई हुकूमत चलाने के काबिल हो पाएंगी या नहीं, या क्या प्रैक्टिकली ऑपरेशन मुमकिन है? अगर हम ये सोचें तो कि इतनी सारी अगर जब सारी अपोजिशन पार्टीज एक साथ मिल बैठ जाएंगी तो क्या वो प्रॉपर तरीके से चला सकेंगे कि नहीं चला सकेंगे? यकीनन सिचुएशन इज वेरी टेंस। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। सूरत हाल डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब। खान साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए होने क्या जा रहा है? जो खबरें आ रही हैं, जो बातें सुन रहे हैं, जो हर कोई कह रहा है, कोई लग यही रहा है कि वजीर आजम इमरान खान मैच हार चुके हैं,
कुछ रोशनी डालेंगे आप अली मोहम्मद खान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। मैच हारता वही है जो हक पे ना हो। आरजी शिकस्त अगर हो भी जाए तो आखिरी जीत हक की होती है। देखें, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हदीस है मशहूर कि जब तुम गलत काम या जुल्म होता देखो तो उसको हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से रोको, और जबान से नहीं रोक सकते तो उसको दिल में बुरा जानो, लेकिन याद रखो ये ईमान की सबसे कमजोर हालत है। मुझे फख्र है मैं उस आदमी के साथ खड़ा हूँ जिसने हाथ से रोका है और जबान से भी रोका है। इमरान खान साहब ने अपनी कोई जाती जंग लड़ने नहीं आए थे, आपकी और मेरी जंग लड़ने आए थे, बल्कि मैं तो आप जैसे एक प्रोफेशनल बंदा हूँ। मैं एम अ प्रोफेशनल इंजीनियर एंड लॉयर ऑफ एडवोकेट हाई कोर्ट। मेरे जैसे लोगों ने अपना करियर हमने कुर्बान नहीं किया, हमने, लोग कहते हैं ना कुर्बान किया, हमने करियर को ऊपर पेडेस्टल पे लेके आए, क्योंकि खिदमत के लिए आए थे। तो लॉ में आप, इंजीनियरिंग में आप यहाँ काम करते हैं, पॉलिटिक्स में यहाँ काम करते हैं। तो हमने अपनी जिंदगी को और अपनी जवानियों को कीमती किया इमरान खान की बदौलत कि हमने इस पाक सरजमीन के लिए अपनी जवानियां लगाई। तो अब मुझे आप ये बताएं कि इमरान खान साहब की किसी भी बड़ी पावर, नाम मैं नहीं ले सकता, किसी बड़ी पावर से जाती लड़ाई नहीं है। अगर इमरान खान कहते हैं कि मैंने आज़ाद खारजा पॉलिसी इख्तियार करनी है तो इसमें क्या बुराई है? अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने वेस्ट के साथ साथ रशिया और चाइना से भी ताल्लुक रखना है तो क्या बुराई है? अगर इमरान खान साहब यूनाइटेड नेशंस में जाके हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खातम नबीयीन पे खड़े होकर स्टैंड लेते हैं, और यहाँ पाकिस्तानियों को, ये जो हमारे मौलाना फजल रहमान साहब जैसे मौलवी हैं, मैं उलमाए हक की बात नहीं कर रहा, उनको ये कहते हैं कि इस पे सियासत मत करो, मैं जाके इसकी जंग लड़ता हूँ। और जंग लड़ने का तरीका ये नहीं है कि अपने मुल्क में अपने लोगों की इमलाक जलाओ। मैं वेस्ट में रहा हूँ, मैं उनसे इंगेज करता हूँ, मैं डायलॉग में लेके जाता हूँ, उनको बताता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए इतना अहम क्यों है। और जब डायलॉग किया, इंगेज किया, 3 साल की मेहनत की, तो 15 मार्च को यौम इस्लामोफोबिया मनवा दिया। पूरी दुनिया अब जो गैर मुस्लिम है वो मुसलमानों के साथ हर साल 15 मार्च को यौम यकजहती मनाएंगे कि इस्लाम इज अ मैसेज ऑफ पीस, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ मैसेंजर ऑफ पीस। ये है एक कामयाबी। और अगर इमरान खान साहब ने 2 महीने के अंदर 2 OIC की कॉन्फ्रेंसें कर दी, वो काम जो भुट्टो साहब ने किया था 50 साल बाद उन्होंने 1 नहीं 2 बार कर दिया, और उसमें इस्लामिक ब्लॉक की बात की, फलस्तीन की बात की, इसराइल के खिलाफ बात की और कश्मीर की बात की, तो क्या गुनाह किया? ये गुनाह किया जिसकी पादाश में एक बड़ी साम्राज्य ताकत कहती है इस आदमी को हटाओगे तो मुल्क तुम्हारा जो है खतरे से बाहर आ जाएगा। इस आदमी को अगर हटा दोगे तो उसके बाद हम माफ कर देंगे जो गलती तुम लोगों से हुई। अच्छा, आप हमारे खुदा हैं, हमारा खुदा तो ऊपर है। तो हम अली मोहम्मद साहब बैरूनी साजिश कहा जा रहा है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन इंटरनेशनल फ्रंट पे देयर इज नो डाउट वजीर आजम इमरान खान प्लेड अ वेरी गुड इनिंग्स, बड़ा उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन इंटरनली कुछ मुश्किलात का शिकार रहे, अपने ही साथ छोड़ के चले गए, ग्रुप बंदी हो गई, जहांगीर तरीन, अलीम खान, बहुत कुछ हुआ। इंटरनल चैलेंजेस का सामना वो नहीं कर पाए, टीम को यूनाइटेड नहीं रख पाए अली मोहम्मद खान साहब। दैट वाज अ बिग अपसेट। आपने एक बड़े अहम इशू की तरफ नुमाइंदगी निशानदेही की है। बोल न्यूज से वैसे भी मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक रहा है। मैं और मुराद यहाँ पे बड़ा अरसा हमने परफॉर्म किया है, रोज हमारा प्रोग्राम होता था। तो आज मुझे नहीं लगा कि मैं किसी और चैनल पे, बल्कि ऐसे लगा जैसे अपने घर में बैठ के मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। आपने बड़े अहम इशू की तरफ निशानदेही की है और मैं बरमला इसका इजहार करूंगा, चाहे इस पर कोई खुश हो या नाराज, हमसे गलतियां हुई हैं, हमने पिक एंड चूज करने में गलती की है। हमें ये नहीं देखना था कि ये जीत सकता है हार सकता है, हमें ये देखना चाहिए था कि ये इमरान खान है कि नहीं है। अगर हम इमरान खान खड़े कर जाते अपने मुल्क में, हर जगह इमरान खान को टिकट देते, अगर हम 250-300 इमरान खान को टिकट दे देते, कोई सवाल ही नहीं कोई किसी को खरीद सके। कोई कीमत लगा सकता है मुराद सईद की, कोई कीमत लगा सकता है असद उमर की, कोई कीमत लगा सकता है शहरियार खान अफरीदी की, कोई कीमत लगा सकता है जरताज गुल वजीर साहिबा की, कोई किसी का बाप अली मोहम्मद की कीमत नहीं लगा सकता। हमसे गलतियां हुई हैं, उसकी हम खमियाजा जो है वो भुगतेंगे, कोई बात नहीं है। सही। अच्छा अली साहब, अल्लाह खान को इज्जत देगा, लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि क्या हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी नहीं है कि इमरान खान आपको या पसंद होगा या ना पसंद होगा, लेकिन जब मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म को थ्रेट दी जाती है, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को दी जाती है, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, then this is the constitutional responsibility of each and every Pakistani to stand not with Imran Khan but with the Prime Minister of Pakistan. Agreed. हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हम सबको चाहिए कि उनके साथ खड़े हों इस वक्त। ये अलग बात है, आपने बिल्कुल सही बात की कि आप उनको पसंद करते हैं, आप उनके साथ हैं कि नहीं है, अलबत्ता ऐसा करना चाहिए। और आई रियली होप
कि उनके साथ सब स्टैंड हों, लेकिन सिचुएशन ऐसी कुछ नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें कल की कुछ काफ़ी अहम मुलाकातें हुई, तो जब आपकी अली साहब एक मिनट आप सवाल याद रखिएगा, मैं आपकी इस बात पे एक बात आपको, कोई बात नहीं, आज कोई मीर जाफर मीर सादक को याद नहीं करता, आज सुल्तान टीपू की बात होती है, आज कोई जो है मीर जाफर मीर सादक को याद नहीं करता, ना यजीद को, आज हुसैन की बात होती है। और आपको मैं क्या बताऊं सर, 1938 की मेरे ख्याल में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्पीच का एक हिस्सा है, मुत्तहिदा हिंदुस्तान के ज़माने में दी थी, उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी में है कि मुसलमान जो है वो कभी गुलामी कबूल नहीं करता, मुस्लिम नेवर एक्सेप्ट स्लेवरी। वो कहते हैं कि व्हेन स्लेवरी इज इम्पोज्ड अपॉन अ मुस्लिम he becomes Sultan Tipu और ज़हीरुद्दीन बाबर, this is what he said। और कहते हैं कि he will favorably most graciously accept martyrdom but would not accept slavery। तो भाई तेरे आजाद बंदों की नहीं है दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी, वहाँ जीने की पाबंदी, जिएंगे तो आजाद जिएंगे, गुलामी की जिंदगी कबूल नहीं, गैरत है बड़ी चीज जहाने तक। लेकिन सर जी बात तो यहाँ पे यही हुई है ना कि वजीर आजम साहब ये खुलेआम कहते हैं और बैरून मुल्क में भी ये लोग कहते हैं कि भाई हमें गुलामी पसंद नहीं है, हम आज़ाद मुल्क हैं, हम गुलामी नहीं करेंगे, ये खान साहब खुद कहते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है और बैरूनी ममालिक ये चाहते हैं, वो हुकूमत ये चाहती है कि हम गुलामी की जंजीरों से कभी बाहर ही ना निकलें, इसीलिए शायद ये सारी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है बड़े अफसोस के साथ। अच्छा मेरा आपसे ये सवाल था, जब कल की मुलाकातें इतनी अहम मुलाकातें हुई तो मैं पूछना चाह रही थी आपसे सर कि आर्मी चीफ से जब आपकी मुलाकात हुई तो वज़ीर आज़म की मुलाकात, वज़ीर आज़म की जब मुलाकात हुई तो क्या मुस्तक़बिल के सेटअप पर कोई बातचीत हुई है? क्योंकि ख़बरें हैं ऐसी कि ऐसा ऑप्शन तलाश किया जा रहा है जो हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए काबिल कबूल हो। देखिए कल मैं काबीना की मीटिंग में तो था, जहां ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग काबीना की वहां हुई और वहां चेयरमैन साहब ने, पीएम साहब ने कुछ इशू जिसके हमें डिस्कस किए और ये भी पाबंदी लगाई कि आपने ज्यादा इसकी डिटेल शेयर नहीं करनी, ना उस मुल्क का नाम लेना है, उसके तो हम पाबंद हैं। और वहाँ मैंने खान साहब को ये भी बात की कि हमें इस बात पे फख्र है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें उस काबीना का हिस्सा बनाया जो एक रेवोल्यूशनरी काबीना बनी, जिन्ना के बाद एक ऐसी काबीना जो हकीकी माने में पाकिस्तान को कामयाब करना चाहती है और चाहती थी। तो हमें इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि एक ऐसे आदमी के साथ जो एक मर्द हो रहा है, मर्द बहरान है, उसको अपनी ज़ात के लिए सौदे से कोई नहीं चाहिए, तो हम आपके साथ मजबूत खड़े हैं। तो वहाँ पे इमरान खान साहब ने आगे के जो लायामल है वो तो पॉलिटिकली है। जहाँ तक सिपह सलार की बात है, वो कल मुलाकात हुई, उसमें तो मैं नहीं था, लेकिन दो बातें मैं कहना चाहूँगा। खान साहब ने जो है जिम्मेदारी दी है सबको, और मैं एज अ पार्लिमानी अमूर के भी ये कहता हूँ कि हम अपनी सियासी जंग लड़ेंगे। मैं अपोजिशन की तरह और हम अपोजिशन की तरह इमरान खान साहब नवाज शरीफ नहीं है कि अपनी सियासी लड़ाई में सिपह सलार और फौज को लेके आए। वो हमारा इदारा है, उसका हमें फ़ख्र है, उसका हमें नाज है, वो पाकिस्तान की दिफा और सलामती का दामन है। तो खान साहब की क्लियर डायरेक्शन है सबको कि इदारों को आप इस जंग से बाहर रखें, हम अपनी सियासी लड़ाई लड़ेंगे। तो हम मुस्लिम लीग नून की तरह कभी भी अपने इदारों को न मलाइन करेंगे, न सोच सकते, क्योंकि हमारे इदारे हैं। हाँ, सियासी लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। ये इतवार के दिन जो है इसकी वोटिंग होगी। ये दूसरी चीज़ ये, मैंने खान साहब को रिक्वेस्ट की, कुछ और मेंबर्स ने भी, खान साहब ने मोस्ट ग्रेशियसली एक्सेप्ट किया, शायद आज वो हो भी जाए कि इन कैमरा एक ब्रीफिंग इन कैमरा, ताकि पब्लिक ना हो, और जो अदालत की तरफ से भी एक तनबीह तो मैं नहीं कहूँगा, उनकी तरफ से एक ऑब्जर्वेशन कल मोहतरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आई है, विल फुली फॉलो दैट कि इसको पब्लिक नहीं करेंगे। लेकिन हमारे जो काबिल एतमाद हमारे MNAs हैं, कोई भी अवामी नुमाइंदा हमारे लिए काबिल एतमाद है, उनके साथ इन कैमरा शेयर होगा कि उनको पता तो लगे कि इमरान खान नहीं, मुल्क के वज़ीर आज़म के खिलाफ वो क्या रहा है। राइट अली मोहम्मद साहब, राइट अली मोहम्मद साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, एक बहुत जरूरी सवाल है अली मोहम्मद साहब। इतवार के दिन ये कौम देख लेगी। सॉरी टू इंटरप्ट, माजरत, क्योंकि आप हमेशा हदीस का जिक्र करते हैं, आका दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं, तो एक मौला कायनात शेर खुदा फातेह खैबर की बात बता दूं सर। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि अगर मेरे बताए हुए रास्ते पे चलोगे तो हमेशा अकेले पड़ जाओगे, और हक होता ही थोड़ा सा मुश्किल है। अब ये बताइए कि आप, ऐसा ही है, आपके वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कुछ अकेले से पड़ गए हैं, ऑपोजिशन की तैयारी कर ली आपने, कोई लाहे अमल बनाया? क्योंकि बहुत सारे नाक़िदीन ये भी कह रहे हैं कि शायद PTI ट्रेजरी बेंचेस पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई जितना ऑपोजिशन बेंचेस पे कर पाएगी। होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। क्या आप वर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं? अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कहाँ वो खिलाड़ी, कहाँ वो मुल्क का इकरार दुलारा जो अकेला निकला था। लोग मजाक उड़ाते थे कि इसके पास तो 12 बंदे नहीं है, एक तांगा पार्टी नहीं है, जिसके पास है कौन, ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं। इस आदमी ने सब्र किया, उन बच्चों के शनाख्ती कार्ड बने,
उनके वोट डले, वो MNA बने, वो मिनिस्टर बने, मिडिल क्लास के लोगों को उन्होंने इस ऐवान की राह दिखाई। उसने एक इनकलाब लेके आया। आपने कहा अकेला रह गया, अकेला किधर है? पीछे मुड़ के देखें, 22 करोड़ आवाम खड़ी है, साथ अल्लाह खड़ा है, अकेला किधर है? और जंग वो हारा नहीं है, जंग वो जीता है, दिलों की जंग जीत गया है। और अभी फाइनल मार्का होना बाकी है। और अभी हम भी इधर हैं, खान भी इधर है, और आप भी इधर हैं, और वो सारे मीर जाफर मीर सादिक भी इधर हैं, जो बाहर के इशारों पे नाचते हैं, जो बाहर के इशारों पे नाचते हैं और हमेशा रिमोट कंट्रोल होते रहे, जो एक एक फोन कॉल पे ढेर होते रहे। दुनिया को आदत ही नहीं है पाकिस्तान में कोई अली जैसा खड़ा हो, शेर खुदा जैसा खड़ा हो, उनकी जैसा तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन उनके पैरों की खाक तो बन सकते हैं ना जी, पैरों की खाक तो बन सकते हैं। आप मुझे बताएं, उस दिन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे क्या गुजरी होगी जब उन्हें कूफा की तरफ देखा और एक भी हाथ आगे ना बढ़ा? तो क्या उन्होंने अपनी जंग छोड़ दी? क्या उन्होंने अपनी जंग हार दी? आज कोई यजीद को याद करता है? आज सारे इमाम हुसैन के साथ, उनके साथ खड़े हैं। देखें, इमरान खान की कोई जाती क्या लड़ाई है? जहां तक हुकूमत की और इन चीजों का ताल्लुक है, देखें, मैं इस पर सिर्फ इतना कहूंगा, मैं तो पहले दिन से पार्लियामेंट लॉजेस में रहता हूँ, मैं तो मिनिस्टर एन्क्लेव गया नहीं, मुझे पता था ये कांटों का सेज है, ये फूलों की सेज नहीं है, ये फूलों का कोई बिस्तर नहीं है, कांटों की सेज है। तो इमरान के साथ अगर आपने खान के साथ खड़ा होना है तो आपको हर लम्हे कमर कसनी होगी। जिस तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि मेरे साथी बनना चाहते हो तो मुश्किलात मुसीबतों के लिए कमर कस लो, तो कमर तो हमने कसी हुई है। बस सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मेरे कारवां में शामिल कोई कम नजर नहीं है, मेरे कारवां में शामिल कोई कम नजर नहीं है, जो न मिट सके वतन पे मेरा हम सफर नहीं है, जो न मिट सके वतन पे मेरा हम सफर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और क्या खूबसूरत बातें आपने की हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो प्लान्स हैं, जो तैयारी है PTI की, वो अपने अंजाम तक पहुंचे और अपने टारगेट को अचीव करे। वर्दा बिल्कुल। अच्छा, लेकिन बात ये भी है कि कल भी जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की, तो उन्होंने तब भी कहा कि वो 80% अश्योर हैं कि वो कॉन्फिडेंस का वोट जो है वो जीत जाएंगे। लेकिन अब देखना ये है कि क्या होता है। बात हमें सब 3 अप्रैल को ही पता चलेगी। लेकिन हुकूमत के सितारे ये हम सब जानते हैं कि गर्दिश पे नजर आ रहे हैं बज़ाहिर। लेकिन कल भी हमने एक एस्ट्रोलॉजर को अपने साथ लिया था, उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जीत जाएंगे, आखिरी मोमेंट पे कुछ भी तब्दीलियां हो सकती हैं, ऐसा कुछ होगा कि वो जीत जाएंगे। लेकिन अभी हाल बहुत टेंस है सिचुएशन, तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही कप्तान ये मैच हार चुके हैं। तो इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट जवाद सब्तीन साहब, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, कैसे हैं सब्तीन साहब? क्या लग रहा है आपको? शुक्र, आप कैसे? ठीक हैं, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लग रहा है आपको कि कप्तान ये मैच हार चुके हैं? क्या खिचड़ी क्या पक रही है अपोजिशन की और सब चीजों की? देखें, खाली इमरान खान साहब को तो हम कुछ नहीं बोल सकते। आलमी सतह पर ही एक सितारा तारक जो है वो इस वक्त जवाल की पोजीशन में चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की सूरत हाल भी खराब हुई है, इकोनॉमी की सूरत हाल भी खराब हुई है। और आप देखें कि आलमी माशी तौर पे ही सारी जो सूरत हाल जो है उस वक्त खराब चल रही है। और जो ये सिचुएशन खराब चल रही है, कम से कम 18 अप्रैल 2022 तक जो है वो सिचुएशन जो है वो ज्यादा खराब चल रही है। अच्छा, मैं एक बात और जो है वो आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मैंने इमरान खान साहब का जायजा बनाया था जी। 2019 में हमारी एस्ट्रोलॉजी फोरकास्ट में एक राजयोग फॉर्मूला कहलाया जाता है जी जी। इमरान खान साहब को 2019 में वो जो राजयोग फॉर्मूला लगा था और 2022 के जून तक जो है वो इनको ये फॉर्मूला रहेगा। एक्चुअली इनको वो सितारा अतारत का ही दौर जो था वो इनको 2019 में लगा था और वो 2022 में इनका एंड हो रहा है। तो जब मुझे तो बहुत कम चांसेस नजर आ रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो आए अभी दोबारा कॉन्फिडेंस का वोट ले सकें, लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन में ये और मजबूत पोजीशन में जो है वो नजर आ सकते हैं। 1 साल की जो सिचुएशन है, मैं इमरान खान साहब को भी एडवाइस करना चाहता हूँ कि अपने करीबी लोगों से जो है वो बहुत ज्यादा बच के रहें और जो उनके करीबी जो लोग हैं, दोस्त हैं, करीबी तो उनको छोड़ के जा रहे हैं, जो उनके अपने ही लोग हैं वही उनको धोखा दे के जा रहे हैं। तो बस उनका दौर भी ऐसा चल रहा है ना। अब आपको तो एस्ट्रोलॉजी फोरकास्ट का नहीं पता, मैं हमारे एस्ट्रोलॉजी फोरकास्ट होती है, केतु सितारा होता है, शायद आपने सुना भी हो, बड़ा नया सितारा होता है। तो पता है कि केतु है, राहु होता है और आपका तो है जी बिल्कुल। केतु एक्चुअली उनको केतु की पोजीशन जो है वो लग चुकी है अपना, तो जिसकी वजह से जो इनके करीबी दोस्त हैं, करीबी लोग हैं, वही इनके साथ जो है वो धोखेबाजी कर रहे हैं। तो इमरान खान को साहब को चाहिए इनसे बड़ा मोहतात रहें और बड़े एहतियात होकर चलें और अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखें, क्योंकि इनकी वजह से इनकी फैमिली इश्यूज वगैरह भी क्रिएट हो सकते हैं, इनकी जो फैमिली इश्यूज वगैरह हैं
वो भी इनके साथ जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। और जितनी टेंशन चल रही है ऑटोमेटिकली सेहत तो इफेक्ट होगी, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं। अच्छा, इस वक्त फ्यूचर में अगर हम अब बात करें कि मुस्तकबिल का सेटअप जो है वो बड़ा एक अहम सवाल है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इसका मईशत पे क्या असर पड़ेगा और मुस्तकबिल में क्या आपको पाकिस्तान की सूरत हाल नजर आ रही है? देखिए, अभी तो सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही है, अभी तो क्योंकि जो सितारा मैंने आपको बताया क्योंकि सवाल का हुआ हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मसले मसाइल पैदा हुए हैं। लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में जो नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो इलेक्शन होंगे उसमें इमरान खान साहब जो है वो दोबारा जो एक दफा ताकत के साथ जो है वो दोबारा आ सकते हैं, क्योंकि जस्ट ये 10 से 11 महीने का जो एक सिचुएशन पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो इनको लगा हुआ है जो इनके लिए बेहतर नहीं है। लेकिन उसके बाद जो इनको दोबारा पीरियड लगेगा जो नेक्स्ट जून में लगेगा 2023 में, तो वो इनके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा और अच्छे लोग इनके साथ जो है दोबारा जो है वो मैनेज हो के इंशाल्लाह ताला जो भी करेंगे। अच्छा जी, आपने इलेक्शन की बात की, तो आप ये बताइए कि इलेक्शन दोबारा से यानी वक्त से पहले होने का इम्कान है? अभी तो कोई ऐसे चांस नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन सिचुएशन खराब भी है, तो कोई ऐसी चीज बन सकती है जो दोनों तरफ से जो है अपोजिशन की तरफ से भी और इसकी हुकूमत की तरफ से जो मिलके कोई ऐसी चीज बन सकती है जो दोनों के लिए बेहतर रहे। और दोनों को इस वक्त मिलके चलना चाहिए, क्योंकि तीसरी ऐसी कुव्वत ऐसी जरूर आ सकती है, क्योंकि वक्त ऐसा चल रहा है पाकिस्तान के लिए भी कि तीसरी ऐसी कुव्वत जरूर आ सकती है जो पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था सितारा अतारद जो कि जवाल में चल रहा है, तो ये अच्छी पोजीशन नहीं है हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, तो सबको मिलकर चलना चाहिए और बड़े देखभाल के चलना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन जो है वो हमारे अभी हक में नहीं बेहतर है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। और हालात तो वाकई बुरे चल रहे हैं। केतु और राहु खुश नहीं है। राहु काल चल रहा है, मुझे लग रहा है। राइट, या वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद है एक बड़ा खास मेहमान। जी हाँ, दुबई एक्सपो में पाकिस्तान का एक्सटीरियर डिजाइन को सबसे बेहतरीन एक्सटीरियर डिजाइन का अवार्ड मिला, साथ साथ सदारती एजाज से भी नवाजा गया इस आर्टिस्ट को। हम बात कर रहे हैं राशिद राना की, होंगे हमारे साथ इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और अब कुछ ऐसी बात आपको याद दिलाएंगे जिससे शायद आपके भी दिल पे खराश आ जाए, लेकिन यकीनन मुआशरे की तलखियों को कभी भूलना नहीं चाहिए और उनको बेहतर बनाने के लिए हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए। वर्दा बिल्कुल, अगर आप लोगों को याद हो तो कराची डिफेंस में आज से तकरीबन 4 साल पहले एक वाक़या पेश आया था, जहां पुलिस वालों ने फायरिंग करके एक नौजवान को जिसका नाम इंतज़ार था उसको कत्ल कर दिया गया था। इस वाक़े को 4 साल तो हो चुके हैं, अभी कुछ दिन नहीं, कुछ अरसा नहीं का आधा साल, पिछले साल ही इन एहलकारों को सज़ा भी सुना दी गई है। और अब इंतज़ार के वालिद ने अपने बेटे को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया है। उन्होंने जो रकम इंतज़ार की शादी के लिए जमा की थी और वो घर जिसमें इंतज़ार को रहना था उसकी जगह पर उन्होंने एक मस्जिद तामीर करवा दी है। किसी भी वालिद या किसी भी माँ के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान उसकी औलाद होती है, और अगर औलाद उससे छिन जाए तो बड़ा दुख होता है। और कुरान में अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मैं औलाद के ज़रिए तुम्हारा इम्तिहान लूँगा। यकीनन इश्तियाक साहब का भी इम्तिहान लिया गया जो इंतज़ार के वालिद थे, और उन्होंने इम्तिहान में अभी तक अपनी लड़ाई छोड़ी नहीं है। इंसाफ का हुसूल इस मुल्क में बहुत मुश्किल है। पूछते हैं इश्तियाक साहब से, इश्तियाक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंतज़ार के वालिद। इश्तियाक साहब ये बताइएगा, हुसूल इंसाफ में हम पाकिस्तानियों को क्या कुछ नहीं करना पड़ता, कहाँ कहाँ के ठोकरे धक्के खाने पड़ते हैं, कितने साल दर दर के दरवाजे खटखटा के इंसाफ मांगना पड़ता है? बिल्कुल, बेशक ऐसा ही है, और फिर भी इंसाफ नहीं मिल पाता, क्योंकि इंसाफ देना हुकूमत के हुक्मरानों का काम है। जब हमारे मुल्क में भी मुनसिफ हुक्मरान आएंगे तो ज़रूर इंसाफ मिलेगा, क्योंकि आवाम के पास इतने वसाइल नहीं होते। आवाम तो मांगने वाली होती है, इंसाफ देने वाले तो हुक्मरान होते हैं। अभी तक इंसाफ का अमल आपका किस स्टेज पे पहुंचा है? किस कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है? कहाँ अपील हुई है? ज़रा इस बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का करोड़ों दर्जा शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने मुझे ये तौफीक दी। अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्लॉट इंतज़ारी का था, इसमें जो लगा सरमाया वो इंतज़ारी का था। अब मैंने सोचा ये किस तरह से मैं इंतज़ार तक पहुँचाऊँ, सुभान अल्लाह। तो मुझे यही एक रास्ता नज़र आया, और पैसा तो
यहाँ पे लाखों लोगों के पास अरबोपति लोग हैं, लेकिन अल्लाह तौफीक जिसको दे खर्च वही करते हैं। तो मैं अल्लाह का बहुत करोड़ों दर्जे शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे ये तौफीक दी। और मेरा मंसूबा था कि मैं अपने बेटे की, इस वक्त बैरून मुल्क से वो तालीम हासिल कर रहा था, उसकी तालीम मुकम्मिल हो चुकी होती और हम उसकी शादी के कार्ड बांट रहे होते, जो कि मैं इस मस्जिद की इफ्तिताही तकरीब के कार्ड बांटे हैं मैंने। और मेरा बेटा हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारता और मैं खुश होता, लेकिन ये मेरा मंसूबा था। लेकिन मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह का जो मंसूबा था वो मेरे मंसूबों से लाखों दर्जे बेहतर था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो 25, 50, 60, 70 साल की अपनी अज़वाजी ज़िंदगी गुजार के एक दिन चला ही जाता, लेकिन अब जो मैंने उसको तोहफ़ा भेजा है, और देखें खुशकिस्मती से मेरी ख्वाहिश थी, कोशिश थी, ये बड़ी कलील मुद्दत में मस्जिद तामीर हुई है, सिर्फ 7 माह के अरसे में। माशाअल्लाह। 23 अगस्त 2021 को इसका संग बुनियाद रखा गया था। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि अप्रैल में मेरे बेटे की पैदाइश हुई थी, अल्लाह को जिस गाड़ी में हादसा हुआ है उसका नंबर भी उसने अपनी बर्थडे का लिया था, 25 अप्रैल। ठीक है, तो अप्रैल के महीने में मैं उसको बहुत से तोहफे देता रहा हूँ उसकी हर सालगिरह पे, लेकिन अल्लाह ताला ने इस साल अप्रैल में एक ऐसा उसके लिए तोहफा मैं भेज रहा हूँ सुभान अल्लाह, जो हमेशा उसको उसका अजर अल्लाह अता करता है। जहाँ के लिए आपने इंतज़ार के लिए कितनी एक बड़ी, जितनी हम शायद दुनिया में अपनी औलाद को कुछ भी अता कर दें, कितनी ही पैसा, ऐश व आराम, कितनी चीज़ें हम उसको फ्राहम कर दें, लेकिन फिर भी आखिर में आपने जैसे कि बात कही कि वो कब तक रहता, 60-70 साल उसके बाद जाना ही था, लेकिन आपने अपने बेटे की जो आखिरत की जो एक पूरी ज़िंदगी है वो सवार दी है। इसका ईसाले सवाब, इसका अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे। और मेरा बेटा शहीद हुआ है, शहीदों के रुतबे तो वैसे ही बहुत बुलंद हैं, अल्लाह उसको और बुलंद मकाम अता करे। मैंने उसको दुनिया में भी शहजादों की तरह से रखा है, अल्लाह अपने यहाँ भी उसको फूलों की तरह से रखे। और बेशक अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि शहीद को मुर्दा न कहो, शहीद जिंदा है, मैं उसको खाना खिलाता हूँ। तो नो डाउट, बट आई लाइक टू आस्क यू इश्तियाक साहब, कोर्ट में सजा भी हुई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, फिर अपील में चले गए हैं वो लोग? बिल्कुल अपील में चले गए, उनका हक है। और मैं ये भी बता दूँ आपको कि अगर ये गलती होती या इत्तेफाकी हादसा होता तो मैं कब का माफ भी कर चुका होता, लेकिन ये तो किसी के कहने पे प्लान करके मेरे बेटे को टारगेट करके उसको ट्रैप करके उसको मार दिया बेकसूर। और आप देखें ना, ऐसे फैसला नहीं आ गया है, हर चीज को मद्देनजर रखा गया है, हर बारीकी को देखा गया है, क्योंकि ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस था। तो उसकी गाड़ी को रोका, वहां पे गए भी नहीं, उसको रेस्क्यू भी नहीं किया, प्लेन क्लॉथ में थे, प्राइवेट व्हीकल में थे, ये सारी चीजें सीसीटीवी फुटेज। और जेआईटी बनी, जेआईटी में आला अफसरान थे, उन्होंने कहा ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। राइट। अब इन्होंने बताया भी नहीं भाई इनको किसने ये ऑर्डर दिया था, किसने कहा था, किसकी कार्रवाई थी। इश्तियाक साहब 4 साल तकरीबन लगे आपको फैसला लाने में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, अब ये अपील आ गई है आपकी हाई कोर्ट में। ठीक है, अब हाई कोर्ट में भी 4 साल डिस्ट्रिक्ट में लगे, 8 साल हाई में लगेंगे, फिर शायद 16 साल सुप्रीम में लगेंगे। ठीक है, जितना भी पीरियड लगे, हमारी जिंदगी का तो अब कुछ रह ही नहीं गया। हमारे पास तो सिर्फ एक इंतजार ही था, हमारे पास ना दूसरी कोई बेटी है ना बेटा है, और इंतजार की माँ का इंतकाल इंतजार से पहले हो गया था। अल्लाह ताला ने बाप को ये गम दिखाना था, माँ को इस गम से बचाना था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यकीनन बहुत बड़ा गम है, बहुत बड़ा गम है। हमारी तैनात ही वही था। क्या आप किसी से अपील करना चाहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कुछ अपील करना चाहेंगे? मेरी तो हुक्मरानों से यही अपील है कि इंसाफ दें, इंसाफ हर का हक है, गरीब और अमीर सब का हक है। यहाँ पे मेरे पास तो इतना सरमाया था कि मैंने केस परसू कर लिया, और बहुत से गरीब लोग तो खामोश होकर बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर। मैं एक बार आपसे गले मिलना चाहूँगा इश्तियाक साहब, आप खड़े होइए। आपको ये हम वादा दिलाते हैं कि जब तक हम हैं आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे और आपको इंसाफ दिलाने की हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हर माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा ये मुश्किल वक्त होता है जब उसकी औलाद छिन जाए और सब कुछ उससे ले लिया। औलाद, सारे खजाने औलाद ही होते हैं,
और औलाद एक बार छिन जाती है तो फिर दुनिया खत्म हो जाती है, और दुनिया खत्म हो जाती है तो इंसान कहता है कम से कम मुझे बच्चे को इंसाफ तो दे दो, उसके कातिलों को पकड़ तो लो, उसके कातिलों को कैफिर किरदार तक तो पहुंचाओ, कटहरे में तो खड़ा करो। सैडली 4 साल लगे हैं इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला सुनने के लिए, फैसला लाने के लिए, और फिर अब वो अपील चली गई है हाई कोर्ट में, फिर मजीद 4 साल, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर मजीद न जाने कितने साल। तो हमारी अपील है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि सर प्लीज इंसाफ आवाम को दीजिए। हर पाकिस्तानी मुश्किल में इंसाफ के हुसूल के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। अदालत में सिर्फ वो जाता है जिसके पास इजाफी नोट हो, जिसके पास वक्त हो। जो छोटा आदमी होता है वो तो मुश्किल में फंस जाता है, वो तो पिस रहा है एक चक्की में। तो मेरी अपील है वर्दा तमाम तर अरबाब इक्तदार से, अरबाब इख्तियार से, सबकी अपील है, बाकायदा हमारी पूरी टीम की अपील है, इंतजार के वालिद की अपील है कि खुदारा थोड़ा सा ध्यान दें उन लोगों पे जिनको इंसाफ की ज़रूरत है। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात करते हैं, हम इस्लाम की तालीमात की बात करते हैं कि हम इसको इस तरह के रियासत मदीना बनाएंगे, लेकिन पहले जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं, जो बुनियादी हमारे हुकूक हैं आवाम के, उनको तो पूरा कर दें बराए मेहरबानी। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि इंतज़ार को जो टारगेट किया गया और उनकी जो फैमिली है उसमें इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, तो इट्स हाई टाइम कि अब इन्फ्लुएंशियल कौन है, बड़ा आदमी कौन है, छोटा आदमी कौन है, ये देखना छोड़ दें, सिर्फ इंसाफ को टारगेट करें जी। बिल्कुल, और इंतजार को इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इश्तियाक साहब, आप आए और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और आपकी मुश्किलात जल्दी आसान हो। मीडिया बरादरी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वो आज तक मेरे साथ खड़े हैं और उन्होंने मुझे इंसाफ दिलाने में बड़ी कोशिश की है। अल्लाह इसका उनको अजर अता करे। आमीन, जज़ाक अल्लाह खैर। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ बात करते हैं वर्दा बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर ये थी कि ज़मीन के कुदरती वसाइल से माला माल बलूचिस्तान अब 2 दिन पहले ही वज़ीर आज़म ने रेकोडिक मनसूबे पर हायल रुकावटें ख़त्म होने की खुशखबरी सुनाई थी। इस खास इशू पर हम मज़ीद बात करेंगे। हुक्मरान जमात और वज़ीर आज़म की जानिब से ये बड़ी कामयाबी है, लेकिन बलूचिस्तान की बहुत सारी सियासी पार्टी इसको तनकीद का निशाना ही बना रही है। लेकिन माहिर मुआशियात कैसे इसको देखते हैं, जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मारूफ माहिर मुआशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बड़े से बाद आपसे बात हो रही है, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये बताइए सिद्दीकी साहब, ये आप कैसे देखते हैं इस रेकोडिक केस को, और जो एग्रीमेंट हुआ है और जो 11 अरब डॉलर्स के जुर्माने से हम बचे हैं, दाल क्या खिचड़ी पक रही है कि पीछे कुछ और? क्योंकि बहुत सारे लोग तनकीद भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये तो एक हकीकत है कि बलूचिस्तान के इलाके रेकोडिक में तांबे और सोने के जबरदस्त ज़खायर हैं। अग्रीड। इसमें किसी पाकिस्तानी को या किसी माहिर को शुबा नहीं है अग्रीड कि अगर दूसरे दहाइयों में हम कोशिश करके एक्सप्लोरेशन करते तो बलूचिस्तान की आवाम की किस्मत बदल चुकी होती, पाकिस्तान की मईशत पर मुस्बित असरात मुरतब होते। लेकिन बदकिस्मती से इस अरसे में सिर्फ सियासत और करप्शन हुई है और कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल वाज़ेह चीज़ है। जो मुआहदा उस वक्त की हुकूमत ने बलूचिस्तान के किया था, 2 कंपनीज थी, एक कंपनी जो थी वो कनाडा की थी जो आज भी साथ में है, और एक चिली की थी। लेकिन ये जो मुआहदा था ये एक तरफा था, गैर कानूनी था। इसकी रिपोर्ट जो फीजिबल रिपोर्ट थी वो सही नहीं थी, ये नाकाबिल अमल था, और इसमें पाकिस्तान के मफादात को नज़रअंदाज किया गया था, करप्शन नज़र आ रहा था। लेकिन बहरहाल एक आलमी मुआहदा था, उसमें एक आर्बिट्रेशन क्लॉज ये थी कि जो पाकिस्तान से बाहर हैं आर्बिट्रेशन कंपनीज, वो अदालत से वो इसमें इंटरफेयर करेंगी। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इफ्तिखार चौधरी साहब को बहुत शौक था, 184(3) के तहत लिया, बगैर मुज़मरात का अंदाज़ा किए उन्होंने लाइसेंस कैंसिल कर दिया एक तरफा। ऐसे होता नहीं है। उनको ये चाहिए था, हुकूमत पाकिस्तान से कहते हैं कि भाई ये बड़ी ज़्यादती हुई है, आप मुज़ाकरात करें उस कंपनी के साथ, लेकिन लाइसेंस इस तरह कैंसिल नहीं होता। वो 11 अरब डॉलर का जुर्माना हो गया। अब हमने मुज़ाकरात करते रहे, हुकूमत पाकिस्तान की टीम भी गई, हमारे डॉक्टर इकरामुल हक थे जिन्होंने टैक्स के मामलात में मदद की, और आखिरकार एक मुआहदा तय पा गया। लेकिन इसको इस तरह से पेश किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये बात सही है कि 11 अरब डॉलर का जो जुर्माना था वो उन्होंने कहा जी हम माफ़ कर देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो नेगोशिएशंस हो रहे थे उसमें 11 अरब से बहुत ज़्यादा कम होना था। लेकिन हमने उनको क्या ऑफर किया ये भी तो आप बताएं। आपने उस कंपनी से ये कहा, बैरिक का जो कंपनी है, कि जनाब ये आप अगर रिव्यू कर देते हैं 5-6 अरब डॉलर आपको मिलने हैं, तो फिर ये आपका मुआहदा तो हम आपके साथ का प्रोजेक्ट का नहीं होगा, ये किसी और कंपनी को जाएगा। हम आपको 30 साल के लिए इसका मुआहदा कर देते हैं और मुआहदे में 50% हिस्सा आपको मिलेगा। आप ये मुआहदा हमारे साथ करें, इसमें आपका जो मुनाफा कमाएंगे वो ज़बरदस्त मुनाफा होगा। तो उन्होंने भी अपनी कैलकुलेशंस की और कहा कि भाई ये तो बात तो सही है कि हमारा ही मुनाफा हमें मिल रहा है। उन्होंने फिर जल्दबाजी में हमारे साथ एक जो है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया।
हुकूमत ने आज तक कौम को इसकी तफसीलात मुकम्मल नहीं बताई हैं। जैसे आपने कहा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने इस पर एतराज़ किया है, इसमें बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, यकीनन आएंगी, इसमें कोई शुबा नहीं है। फिर अभी तो नई हुकूमत अगर आती है, बलूचिस्तान में नई हुकूमत आती है, वहाँ वो लोग क्या रवैया इख्तियार करते हैं, मैं उनको क्वेश्चन करूँगा कि आप बार बार खिलवाड़ नहीं कर सकते इंटरनेशनल एग्रीमेंट से। अगर ये गलत हुआ है या सही हुआ है, इस पर अमल दरामद करें, अलबत्ता नेगोशिएशंस में कोशिश करें इस कंपनी के साथ, क्योंकि आइंदा भी उनको काम करना है तो उसको बेहतर बना सकते हैं। शायद साहब लेकिन शायद साहब सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन वजीर आजम इस वक्त मुश्किल में है। लग ये रहा है कि शायद वो चांसेस हैं कि एग्जिट कर जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में जो आने वाली पॉलिटिकल पार्टी होगी, फिर आपको ये एग्रीमेंट खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, फिर मसला हो जाएगा यकीन, और बात आगे नहीं बढ़ेगी। नहीं, मगर अब तो बिल्कुल ये पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ पूरी हुआ है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। लेकिन बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये खिलवाड़ आप नहीं कर सकते, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। इसी से पहले इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो टर्की का था वो भी उन्होंने एक तरफा कैंसिल कर दिया था। ऐसे नहीं होता है। अब हमें ये करना है कि बलूचिस्तान के ज़रूर इसमें होंगे। पहले तो ये बात जहन से निकाल दें कि कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर है, कोई बड़ी किस्मत बदलने वाली है, ऐसा नहीं होता। आपका थर के भी आपके पास दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर हैं, सीपेक भी आ गया, हमारे पास जो समंदर के ज़खायर हैं वो भी इतने हैं। लेकिन आप अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं, पहले तो सवाल ये है। क्या इस दुनिया में एक मुल्क की सरमायाकारी से दूसरे की किस्मत बदलती है, तो बुनियादी सवाल है। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। आपने 8 महीने में $52 अरब की इम्पोर्ट्स करके जो है $32 अरब का तिजारती खसारा कर दिया। अगर इसमें $8 अरब की तरह आप कमी करते, गैर जरूरी इम्पोर्ट्स नहीं करते, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट करते इसके अंदर। नंबर 1 तो ये मुश्किलात आएंगी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी इस माहदे में। लेकिन अब हुकूमत को, बलूचिस्तान की हुकूमत को, हमारी पार्लियामेंट को, वफाकी हुकूमत को एहतियात से चलना होगा। उस कंपनी से फिर बात करें कि देखिए ये सब कुछ हो गया, आउटगोइंग हुकूमत ने कर लिया है, हम अब इसकी पाबंदी करना चाहते हैं, आपको आइंदा भी हमारे साथ काम करना है, आइंदा भी एग्रीमेंट्स मिले हैं, तो बराए मेहरबानी इसकी जो प्रोविजंस है उसमें हम दोबारा मुज़ाकरात कर लें। अब हम कैंसिल करने की लग्जरी नहीं कर सकते। लेकिन मैं बार बार कर रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं गेम चेंजर, किस्मत बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अपनी सरमायाकारी तो कर ही नहीं रहे हैं इसमें, तो ये फतेह का ऐलान जो कर रहे हैं ये गैर हकीकत पसंदाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पैगाम दिया कि डोंट काउंट योर चिक्स बिफोर दे आर हैच्ड। हम बहुत पहले से ही अपनी चिक्स गिन रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि गेम चेंजर डील हो गई है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। साथ साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि जो नई गवर्नमेंट आएगी उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, कुछ डिसएग्री नहीं हो सकता, वरना फिर से फाइन हो जाएगी, फिर से $11 अरब लग जाएंगे और फिर मसला और बड़ा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और एक और खबर शामिल करेंगे। वर्दा ने कोई खबर देनी है हमें शायद। जी मैं भी थोड़ा सा मूड को लाइट कर रही थी, तो मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम सर्च कर रही थी, तो आपको बताती चलूँ मैंने भी जो देखा वो आपको बताऊं कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ अदाकार, सबकी फेवरेट हैं आयज़ा खान, उनकी कुछ नई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं और इन तस्वीर में देखा जा सकता है कि अदाकारा ने सफ़ेद रंग का एक ड्रेस खूबसूरत सा पहना हुआ है जो उनकी खूबसूरती में मज़ीद 4 चांद लगा रहा है। और एक्ट्रेस ने इन तस्वीर को अपने फैंस की जानिब से, और ये तस्वीर नहीं है वैसे, वीडियो चल रही है, ड्रेस नहीं पहना हुआ, उन्होंने ट्रैक सूट पहना हुआ है, जिम में एक्सरसाइज कर रही है, ऑफ कोर्स फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम देख सकते हैं कि उनकी फिटनेस को बहुत पसंद किया जा रहा है, पर मुझे लग रहा है कि ये शायद तशहीर भी कर रही हैं ऑफ कोर्स किसी ब्रांड की जिनके शायद इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। सही नहीं, और इसके अलावा उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे वैसे आयज़ा खान बहुत ज़्यादा इन रहती हैं और ये वीडियो भी मैंने देखी। अच्छा, मैं इस तस्वीर की बात कर रही थी बाय द वे, जो ये पिक्चर्स अभी आ रही हैं आप ये देख सकते हैं तस्वीरें, वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हैं आयज़ा खान। दिन ब दिन की खूबसूरती में इजाफा होता जा रहा है और जैसे जैसे इनकी खूबसूरती में इजाफा हो रहा है इंस्टाग्राम पर इनके फॉलोअर्स बाद में भी दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है और आप देख सकते हैं। और जो ये वीडियो इनकी चल रही थी फिटनेस की, उस पर टाइटल भी लगाया हुआ था कि मैं कैप्शन दिया हुआ था कि मैं एक दिन भी जिम के बगैर नहीं रह सकती और फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए और देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट खबर देंगे तलहा आपको। जी हाँ, हम सेगमेंट में बात करेंगे एंटरटेनमेंट की, आर्ट की, आर्टिस्ट की। दुबई एक्सपो अपनी तामीर तर रौनकों के साथ आज तमाम तर रौनकों के साथ इख्तिताम पजीर होने जा रहा है और जितने अरसे ये एक्सपो चलता रहा पाकिस्तानी पवेलियन दुनिया भर के तमाम तर पवेलियन से ज्यादा तवज्जो हासिल करता रहा और सबकी आंखें पाकिस्तान के पवेलियन पे रही। वैसे इस
इसके खूबसूरती के चर्चे तो कितने महीनों से चल रहे हैं, और वैसे कितनी एक हसीन आप कहें कि कितना खूबसूरत उन्होंने आर्किटेक्ट बनाया है कि पूरा एक आप जब देखें, जब सूरज जैसे जैसे घूमता है या गर्दिश में आता है उस तरह से पूरा उसका कलर चेंज हो जाता है। और हमें सबसे बड़ी एक तो ये बात से बहुत फ़ख्र बात है कि पाकिस्तानी पवेलियन ने इतने ममालिक थे वहाँ पे, लेकिन पाकिस्तानी पवेलियन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ था। जो कोई भी बैरून मुल्क के आप ले लें, गोरे ले लें आप, इनफैक्ट इंडियंस को भी अगर हम बात करें तो वो भी जो भी पाकिस्तानी पवेलियन के सामने से गुजर रहा था वहाँ पे रुक रुक के पहले थोड़ी देर देख रहा था कि ये बनाया क्या है, किस तरह से इसके कलर्स चेंज हो रहे हैं, और एक सिर्फ फिश के स्केल्स होते हैं ना उस तरह से इसका डिज़ाइन किया गया था। और इस पवेलियन को दुबई एक्सपो ने खुद बेस्ट एक्सटीरियर डिजाइन का अवार्ड दिया है राशिद राना को। अगेन बिग अचीवमेंट, दुनिया भर के लोग यहाँ जा रहे थे और सब हक्का बक्का रह जाते थे, मुंह खुला का खुला रह जाता था, इतना खूबसूरत था पाकिस्तानी पवेलियन। स्पेशली दी एक्सटीरियर डिजाइन विच वाज डन बाय राशिद राना। जैसे कि वर्दा ने कहा, मछली की खाल के ऊपर जिस तरह स्केल्स होते हैं जो हम साफ करवाते हैं हमेशा, बिल्कुल उसी डिजाइन के ऊपर उन्होंने वो क्रिएट किया। और जो कलर कॉम्बिनेशन थी दैट वाज आउट क्लास। स्पेशली जिस तरह वर्दा बता रही थी कि सनलाइट जैसे चलती है तो वो कलर्स चेंज कर रहे थे, ट्विन टोन में बने हुए थे। अगेन राशिद राना को फिर सदारती एजाज से भी नवाजा गया, तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया, और दुनिया भर में अप्रिशिएट किया गया उनके काम को। और आर्टिस्ट पाकिस्तान का दुनिया भर में मशहूर हो तो हर पाकिस्तानी का सीना होता है ना वो 2 इंच और चौड़ा हो जाता है, कहता है वाह मजा आ गया। तो राशिद राना, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, एक्सीलेंट जॉब। वी ट्राई टू गेट इन टच विद राशिद राना, लेकिन कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं, शायद लाइन ड्रॉप हो रही है, लेकिन राशिद राना की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और एक और खास बात बताऊं आपको तलहा इसकी कि जो इनकी जो ट्रायंगल्स टाइप की जो उन्होंने आर्किटेक्चर अपने एक्सटीरियर डिजाइनिंग में यूज़ किया था वो दूर से देखने में लगता था कि एक ही साइज का है, लेकिन जब आप करीब आए तो इसमें माइक्रो मिलीमीटर। राशिद राना हमारे साथ लाइन पे शायद आ गए हैं। राशिद, कैन यू हियर मी? राशिद, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। राशिद साहब, एक तो थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हर पाकिस्तानी का सर फखर से बुलंद किया, और आपने जो ये खूबसूरत डिजाइन क्रिएट किया, द आर्किटेक्चर, द कलर कॉम्बिनेशन, जिस तरह एक मछली बना दिया आपने बड़ी सी भाईजान, अमेजिंग, आउटलास्ट, थैंक यू सो वेरी मच। व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन भाईजान? जी इंस्पिरेशन थी पाकिस्तान की खूबसूरती, और अगर आप पूछते हैं कि पाकिस्तान की खूबसूरती क्या है, पाकिस्तान की खूबसूरती है इसकी डाइवर्सिटी। चाहे वो हमारी सीजनल डाइवर्सिटी हो, चाहे हमारे मौसमों की और हमारे जोग्राफी की, हमारे ज़ुबानों की, हमारे एथनिसिटीज़ की, कल्चरली, रेशली, जिस तरह के मकतबा है, स्कूल एग्जिस्ट करते हैं। तो जो हमारा ये जो डिफरेंसेस हैं इसको हमें लेना चाहिए पॉजिटिवली, और इसको अगर हम हार्मनी में ले आएँ, इन सारे डिफरेंट इकाइयों को, डिफरेंट यूनिट्स को अगर हम किसी हार्मोनियस ऑर्डर में इकट्ठा करें तो वो खूबसूरती बन सकती है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन फॉर द पवेलियन। इफ यू नोटिस इट इज नॉट विजिबल थ्रू द नेकेड आई, बट अगर आप गौर करें तो जितने वो 24,000 यूनिट्स हैं जो आपने देखे होंगे इसकी एक्सटीरियर पे, उनमें से कोई भी एक दूसरे से नहीं मिलता, ना अपने साइज में, ना अपनी ज्योमेट्री में, ना अपने कलर में। जब आप पीछे हटके देखते हैं तो फिर आपको कलर का डिफरेंस नजर आता है, लेकिन जब आप पास खड़े हो तो एक यूनिट को दूसरे यूनिट से आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। द डिफरेंस इज वेरी सटल। कौमों में भी ऐसे ही होता है, स्पेशली हमारी जैसी कौम जहाँ पे इतनी सारी डाइवर्स कौमें और एथनिसिटीज बसती हैं और डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन उनको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, हमें चेरिश करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, और इसे को एक हार्मोनियस ऑर्डर में लाना चाहिए। अगर आजकल के मौसम को देखा जाए, सियासत के, तो आई वुड से कि मुफाहमत को देखा जाए और वी कैन कम टुगेदर एज अ ब्यूटीफुल गुलदस्ता। बिल्कुल। अच्छा राशिद राना साहब, मेरा एक आप कुछ पूछना चाहेंगे? अच्छा, मेरा एक सवाल था आपसे कि ये पूरा एक्सटीरियर डिज़ाइन करने में, इसको बनाने में कितना टाइम लगा आपको? क्योंकि जिस तरह से दुबई की गर्मी है, शिद्दत का हम सबको पता है, तो कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा आपको? जी, मैं आई एम ग्लैड आपने ये पूछा। मैं इसमें जिक्र करता चलूँ कि मुझे ये मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इस किस्म का कोई प्रोजेक्ट अपने मुल्क के लिए कर सकूँ, अपने लोगों के लिए कर सकूं। इससे पहले मेरी एक तवील मेरा करियर है जिसके अंदर म्यूज़ियम के शोज़ और बाकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और वो सेटिस्फाइंग है एक लेवल पे, लेकिन ये फ़र्क किस्म की चीज़ थी जिसके अंदर यू प्लेइंग फॉर दी अदर्स। ये ऐसे ही है जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, यू नॉट प्लेइंग इट फॉर योरसेल्फ, यू प्लेइंग फॉर द पीपल, यू प्लेइंग फॉर द कंट्री।
सो ये उस तरह की नौयत का पहला मेरा लिए मौका था। 3 साल पहले मुझे इंगेज किया गया। रज़ाक साहब ने कमेटी बनाई थी और शाहिद अब्दुल्ला साहब उसको लीड कर रहे थे और उन्होंने उनके साथ याबर साहब, महबूब साहब, ये आर्किटेक्ट हैं, सबको क्रेडिट मिलना चाहिए। उन्होंने मुझे अप्रोच किया और इन्होंने कहा कि ये आर्किटेक्चर को अपने आर्ट में ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये भी कह सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड आर्ट प्रोजेक्ट ऑफ दिस स्केल। और उसके अंदर फिर मैंने अपने पुराने गुज़िश्ता कुछ कामों से इंस्पिरेशन लेके एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट किया जिसके अंदर रिफ्लेक्टिविटी और कलर का दोनों का कॉम्बिनेशन हो, इमेज और रिफ्लेक्शन का, ताकि जो सॉलिड मैस है उसको ब्रीथ कराया जा सके। जैसे अपने मछली से तशबीह दी कि उसके स्केल्स जैसे होते हैं, लेकिन ये बड़ा डिलिबरेट था कि ऐसी कोई चीज़ जो देखने वाले हैं उनको अपने अंदर समोए रिफ्लेक्शन के थ्रू और उनको मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज़ भी दे। इसमें मेरे साथ जो मेरा साथ दिया, टू बिगिन विद मुर्तज़ा अली थे शुरू में, उसके बाद उज़ैर फारूकी हैं जिन्होंने काफ़ी रोल प्ले किया, कामरान नबील हैं और तारिक अली। नाम बताना बड़ा ज़रूरी है। आपने क्योंकि गर्मी का जिक्र किया, तो ऑन ग्राउंड ये प्रोजेक्ट सिर्फ 3.5 महीने में हुआ। हालांकि हम 3 साल से इस पे काम कर रहे थे कंसेप्चुअली, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस थे जिनकी वजह से गो हेड नहीं मिल रहा था इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का। वो सिर्फ 3.5 महीने में आखिरी में मिला, जिसके अंदर एक दुबई बेस्ड कंपनी डायनामिक मोशन का हमें उनको देना चाहिए क्रेडिट। फिर ऑन ग्राउंड जावेद इदरीस साहब हैं जो पाकिस्तानी हैं और दुबई में रहते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, उन्होंने ऑन साइट खड़े होकर चीज़ों की, उनको मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। तो आई थिंक अगर हम मेथोडिकल टीम वर्क के जरिए चीज़ें करें तो हम इस मुल्क में कुछ भी कर सकते हैं। राइट राशिद साहब, और तमाम जिन लोगों के आपने नाम लिए उन सबको हमारा सलाम, उन्हें सल्यूट करते हैं फॉर देयर एफर्ट्स। ग्रेट जॉब डन, थैंक यू सो वेरी मच राशिद साहब। लेकिन एक जरूरी सवाल आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए आज एक्सपो खत्म हो रहा है, ये एक ऐसा आपने आर्किटेक्ट और डिजाइन क्रिएट किया है विच पीपल वुड रिमेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, पूरी जिंदगी हम याद रखेंगे। क्या हम इसको वहां पे रखेंगे, वापस पाकिस्तान लेके आएंगे? कैन वी रेप्लिकेट इट? व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद इट जब एक्सपो खत्म हो रहा है? जी, इसमें बहुत सारे जो है स्टेक होल्डर्स हैं। इसमें मैं नाम बताना भूल गया पहले कि TDAP का बहुत इसमें किरदार है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है इदारा। तो इसमें ये मैं बताता चलूँ कि ये वन ऑफ दोज फ्यू पवेलियंस है वहाँ पे एक्सपो पे जिनको यूटी गवर्नमेंट ने लेगेसी फेज की ऑफर की हुई है, कि जिसके अंदर आप ये छोटा सा कल्चरल हब बन जाएगा। इसके बाद एक्सपो के बाद ये एक शहर की शक्ल अख्तियार कर लेगा। और कुछ मुल्क जो है गिने चुने उनके पवेलियन वहाँ पे रह सकते हैं, उनकी ओनरशिप रह सकती है। वी आर वन ऑफ देम। उस पर भी फाइनल जो डिसीजन है गवर्नमेंट ने वो लेना है जल्दी, और जब वो हो गया तो उसके बाद इंशाल्लाह ये पूरी उम्मीद है और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि this as a symbol of our success, as something that can change perception of our country, this structure will stay there in times to come. पाकिस्तान नहीं आएगा ऐसा कुछ आप बनाएंगे भी नहीं? आप प्लीज बना दें राशिद भाई, प्लीज, आई बेग ऑफ यू। जी, पाकिस्तान आप उम्मीद रखिए, इंशाल्लाह और चीजें आने वाली हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान में और भी चीजें बनेंगी और कोशिश करेंगे इससे भी अच्छी चीजें बनाएं। On our day we can do anything. Rashid sir, correct me if I'm wrong. You've gotten your art education from NCA, बड़ी reputable organization है। अपने उस्तादों के बारे में बताइए, अब किसने आपको सिखाया, कहाँ से आपने सब कुछ ये सीखा? जी, मैं बहुत सालों पहले गुज़िश्ता सदी में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से मैंने ग्रेजुएशन की। अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम था, इट चेंज माई लाइफ। देन आई वेंट टू बॉस्टन फॉर द ग्रेजुएट स्कूल। बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने मेरे इस जर्नी में रोल प्ले किया, जिनमें सर फहरिस्त हैं ज़हुरुल अखलाक साहब, खुदूस मिर्ज़ा साहब, और बेशुमार मेरे टीचर हैं सलीमा हाशमी, नाज़िर शताउल्लाह, लाला रुख, सईद अख्तर साहब, मोहम्मद आसिफ। Your favorite teacher, जिससे आपने सबसे ज़्यादा सीखा, आपका फेवरेट आर्टिस्ट पाकिस्तान में कौन है? ज़हुरुल अखलाक। ज़हुरुल अखलाक जी, I would not be diplomatic. ज़हुरुल अखलाक, I can name one person. Wow, wow, very nice of you, sir. और उनको I think मेरे ख्याल से उनके काम को अभी अवामुन नास में फैलाने की जरूरत है। He is a legendary artist from this place. बिल्कुल बिल्कुल। Right. तो इंशाल्लाह आपने बता दिया, ज़रूर साहब को हम स्टडी करेंगे और इंशाल्लाह उनको भी जल्दी बुलाएंगे। और पाकिस्तानी आर्टिस्टों की तरफ से, हर पाकिस्तानी की तरफ से, ज़हुर साहब हयात नहीं है उनको, बल्कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन उनके काम को जरूर हाईलाइट करेंगे। ये जो हाई सिविलियन अवार्ड है, निशान इम्तियाज, वो उनको दिया गया पिछले साल। बट ऑफ कोर्स उनके काम को हाईलाइट करेंगे आपकी हेल्प से। राशिद साहब, थैंक यू सो वेरी मच। राशिद राना सितारा इम्तियाज, जिनको नवाजा गया है दुबई में, इन्होंने बेहतरीन डिजाइन और आर्किटेक्चर के जरिए पाकिस्तान के पवेलियन को 4 चांद लगाए और दुनिया भर में सब्ज
हिलाली, परचम लहराया। वी लव यू फॉर दैट। और एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे इस बड़ी अचीवमेंट पे कि आपने हम सब पाकिस्तानियों के सर फखर से बुलंद कर दिया। और ख़ासतौर पे जो लोग दुबई में रह रहे थे उनके तो एक थोड़े से ना कि वो चौड़े होकर फुल घूम रहे थे, ये देखें ये है हमारा पाकिस्तानी पवेलियन। तो ये एक बहुत खुशी की बात है। और जब हम पाकिस्तान में टैलेंट की बात कर रहे हैं तो आपको एक और टैलेंट की मैं खबर देती हूँ कि पाकिस्तान में इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा मुल्क माशाल्लाह टैलेंट से भरा हुआ है, लेकिन ऐसा ही एक नया उभरता हुआ टैलेंट ईमान फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इन कुछ दिनों में पंजाबी मौसीकी में बहुत बड़ी धूम मचा रखी है। कुछ पिछले दिनों में हाल ही में साहिर अली बागा के साथ इनकी परफॉर्मेंस की बड़ी तारीफ की जा रही थी। इनसे बात करेंगे। लेकिन हेलो ईमान, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं ईमान भाई? बड़ी धूम मचाई हुई है आपकी आवाज़ के और गानों के चर्चे बहुत दूर दूर तक सुनाई दे रहे हैं। आप ये बताइए ईमान के आपने सो मच कैसे अपने करियर का आगाज़ किया सिंगिंग में? गाना बाकायदा सीखा है आपने किसी से सिंगिंग या फिर आपको गॉड गिफ्टेड थी? नहीं, मैंने सीखा है और मुझे 7 साल हो गए इस फील्ड में ना, और मैंने अपने गाने से ही स्टार्ट लिया था। अच्छा। और मैं क्लासिकल, पॉप, फोक सब गाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्लासिकल सिंगिंग बहुत टफ होती है, तो अच्छा आपके साथ कौन है, किसे सीखा आपने? मैंने सर अब्दुल रऊफ से सीखा है, जो कि कनेड कॉलेज में म्यूज़िक के लेक्चर आ रहे हैं, फिर अलहमरा में भी क्लासेस देते हैं। इसके अलावा उनके एकेडमी है DHA में, वहाँ से भी मैं क्लासेस लेती रही हूँ। अच्छा जी, सही। अच्छा जी, हमारा एक सवाल है आपसे, ये स्पेशली तलहा का एक सवाल है आपसे कि तलहा कह रहे हैं कि जितने भी नए सिंगर्स आ रहे हैं वो पॉप म्यूजिक पे जा रहे हैं, बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग्स पे जाते हैं, कोई एक मैसेज देने वाला सॉन्ग सारे गाने प्यार, इश्क, मोहब्बत के इर्द गिर्द क्यों घूमते हैं ईमान? कोई नया सब्जेक्ट क्यों नहीं मिलता हमारे राइटर्स को और सिंगर्स को? माय क्वेश्चन। पहले इनसे यही पूछते थे, आपने लिरिक्स खुद लिखती हैं? तलहा आपकी बात की ईमान, मेरा सवाल ये है कि जितने भी गाने होते हैं ये प्यार, इश्क, मोहब्बत पे क्यों होते हैं? किसी और चीज पे क्यों नहीं हो सकते हैं? माँ के ऊपर क्यों नहीं हो सकते? बेटे के ऊपर क्यों नहीं हो सकते? भाई के ऊपर क्यों नहीं हो सकते? अच्छा, मुझे समझ आ गई। तलहा प्यार मोहब्बत ज़रूरी नहीं है कि एक या बीवी या गर्लफ्रेंड के लिए प्यार होता है। प्यार भाई के लिए भी है, प्यार माँ के लिए, प्यार बाप के लिए, प्यार लिरिक्स में माँ बाप नहीं आते ना, लिरिक्स में वो उसके महबूब की बात ही हो रही होती है। मेरा इशू ये है। ये तो फिर हमें लिरिक्स राइटर को पकड़ना चाहिए ना। अरे ये बताइए कि आपके पास भी रखा हुआ है, आपकी टीम भी आपके साथ मौजूद है, कुछ आप हमारे लिए बजाने वाली हैं। मुझे मालूम पड़ा कि आपने क्लासिकल भी सीखा हुआ है, तो कुछ सुना दीजिए। सारे गामा पाधा नीसा। जी जी, चले ठीक है, मैं सुना देती हूँ। मैं आपको अभी सुनाऊंगी छल्ला, कवर सॉन्ग है ये। किसका सॉन्ग है? क्या दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज़ तलहा मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आप बोलिए जी। मन कौन सा गाना सिखा रही हैं आप? हाँ, मैं सुनाऊंगी आपको छल्ला। चलें जी, कुछ गुनगुना के हमें सुना दीजिए प्लीज। छल्ला बेरी ओए वतन माहिदा, दूरे ओ जाना पहली पूरे ओ गल सुन चलिया, ढोला ते थुकादा ओला। छल्ला बेरी बूरे ओए वतन माहिदा, दूरे ओ जाना पहली पूरे ओ गल सुनी चलिया, ढोला ते थुकादा ओला। छल्ला नो नो थेवे, छल्ला नो नो थेवे, छल्ला नो नो थेवे, ओए पुत्र मिठड़े मेरे, ओए ओए अल्लाह सबनू देवे, ओए छला चीची पाया तिया तन ने बराया। छल पाया ए गहने, छल पाया ए गहने, छल पाया ए गहने,
ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡਾਡਾ ਮਾਣ ਮਵਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਕਰ ਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਫੇਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ क्या बात है ईमान, क्या बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब ईमान, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए ईमान के अक्सर सिंगर्स होते हैं जो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद करते हैं, जैसे गिटार हो गया, पियानो हो गया, आप हारमोनियम पे कुछ खुद से पसंद करती हैं बजाना, आपको आता है? मैं हारमोनियम प्ले कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा हारमोनियम, यानी बैंड बजा देती हैं आप यानी। जी जी। ये बताइए ईमान, ये बताइए कि यकीनन आपके इस करियर में बहुत सारे लोगों का हाथ होगा, शायद फैमिली हो, शायद आपके उस्ताद हों, शायद आपके कलीग्स हो जो आपके साथ हारमोनियम बजाते हैं, ड्रम्स बजाते हैं, किसको क्रेडिट देना चाहेंगे अपनी सक्सेस का? सबसे पहले तो ये क्रेडिट मेरे घर वालों को जाता है कि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है और मेरा साथ दिया, अभी तक दे रहे हैं। और दूसरे नंबर पे मेरे टीचर हैं जो कि मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और इन म्यूजिशियनों की वजह से मैं हूँ, ये नहीं तो मैं नहीं। सही। अच्छा मुझे ये बताइए कि ईमान अभी आपके जो कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं पिछले दिनों लाहौर में, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, तो उस बारे में क्या कहेंगी आप? किस तरह से आपको लगता है कॉन्सर्ट्स में जब आप जाती हैं, लोगों के फैंस की इतनी आपको पॉपुलैरिटी मिल रही है उसमें? ये मैंने किया है पीजीसी पंजाब कॉलेज के जितने भी कॉन्सर्ट हैं ये सारे मैं कर रही थी। सहर अली बग्गा, आयमा बेग, आसिम अजहर और मैं थी साथ में, और ये डिफरेंट सिटी में हम लोग जाते थे। आज फैसलाबाद जा रहे हैं, कल इस्लामाबाद जा रहे हैं, गुजरावाला गुजरात, जिधर भी पंजाब कॉलेज है, हर जगह पे। सही, आपने माशाल्लाह इतने बड़े सिंगर्स का नाम लिया है, तमाम सिंगर्स के साथ सीनियर सिंगर्स हैं ये सारे यहाँ के, आपने इनके साथ काम किया है, तो आपको मज़ीद कुछ सीखने का मौका मिलता है? कभी कुछ सीखा है किसी से कि आपको कुछ लगा हो, जो एक क्लिक किया हो एकदम से? मैं इनके साथ मैंने इनके साथ फर्स्ट टाइम काम नहीं किया। मैंने सहर अली बग्गा के साथ पहले भी काफ़ी कॉन्सर्ट किए हैं, और मैं अभी न्यू नहीं हूँ, मुझे 7 साल हो गए हैं। माशाल्लाह। 7 साल थोड़ा अरसा नहीं होता। नहीं, माशाल्लाह। ये बताएं मुझे कि यकीनन पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि जब भी कोई स्टार बनने जा रहा होता है या मशहूर हो रहा होता है तो उनकी टांगे नीचे खींचते हैं, यार ये ऊपर क्यों जा रहा है मुझसे पहले, इसको वापस नीचे लाओ। किस स्टार ने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया या फिर आपको ऊपर आने में मदद की? किस सेलिब्रिटी सिंगर की आप नाम लेंगी यहाँ पर? मुझे हर एक ने मेरे साथ सपोर्ट किया, और मैं भी सबके साथ सपोर्ट करती हूँ सबको, जो मेरे से जूनियर हैं और जो मेरे से सीनियर हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ किसी का भी इख्तलाफ हो, कोई मेरे साथ सारे मुझे किसी चीज़ का नहीं पता होता, मैं पूछ लेती हूँ कि ये चीज़ ऐसे है, ऐसे करूँ, क्या करूँ, तो वो मुझे अच्छा मशवरा देते हैं। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ईमान तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, इधर नहीं इधर जाओ, कभी नहीं। अच्छा, अब वक्त हमारे पास कम बचा है, तो हमारे प्रोड्यूसर साहब की रिक्वेस्ट है कि आप हमें गाना सुनाएं और फिर आपका गाना सुनते सुनते हम ब्रेक पे चले जाएं, तो क्या सुनाएंगी? कोई आपका जो न्यू सॉन्ग बहुत ज्यादा। मैं आपको अपना ही सॉन्ग सुनाऊंगी, जस्ट एल्बम का फर्स्ट सॉन्ग था, मैं आपको वो सुनाऊंगी। शुरू जी। जी हूं ते आजा माइया, हुण ते आजा माया वे दुख मुकण दा ना नहीं लैंदे, हुण ते आजा माया वे दुख मुकण दा ना नहीं लैंदे, अखियां विचों हंजू वगदे रुकण दा ना नहीं लैंदे, अखियां विचों हंजू वगदे रुकण दा ना नहीं लैंदे, रुकण दा ना
कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और जहां हम पाकिस्तान में इतने बेशुमार टैलेंटेड लोगों की बात कर रहे हैं और हमारा पाकिस्तान इतने टैलेंट से भरपूर है, लेकिन वहीं अफसोस की बात यह है कभी कभी इस टैलेंट की कदर नहीं की जाती। तलहा जी हाँ, मैं भी मॉडलिंग करने गया था, उन्होंने कहा आपके बाल नहीं है तो आप मॉडलिंग कर नहीं सकते। मैंने कहा मैं इतना टैलेंटेड हूँ फिर भी आप मुझे मॉडलिंग नहीं करने दे रहे, तो जुल्म की बात है, नाइंसाफी है। खैर तफसीलन इसको डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में टैलेंट को मनवाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, टैलेंट बहुत कदर नहीं, यहाँ चांस मिलना शायद इतना आसान नहीं है। ऐसे ही एक नौजवान सैयद उवैस हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जिन्होंने बैरून मुल्क मॉडलिंग की, दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, लेकिन जब वो अपने वतन वापस आए तो यहाँ उन्हें कोई काम नहीं मिला। क्या बात है, कितनी बड़ी अचीवमेंट्स हैं आपके लिए। लाइक उवैस, लेकिन आप मुझे बताएं, आप वहाँ पे स्टडीज़ के लिए गए थे यूके में, वहाँ पे मॉडलिंग में कैसे गए, मॉडलिंग का आगाज़ कैसे किया? वैदा आपको स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ कि शौक़ तो चूँकि यहाँ पे मुझे था, ठीक है। जैसे कि इंट्रो में तलहा ने बताया कि यहाँ पे सिर्फ टैलेंट की ज़रूरत शायद नहीं होती, तो स्टार्ट मैंने यहाँ से किया, कोशिशें की, लोगों से मिला और काफ़ी डिसहार्ट हुआ और पोर्टफोलियो जनरेट किया, जो एक प्रॉपर एक वे होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा शायद लक नहीं चला, शायद लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी शायद। तो उसके बाद फाइनली घर वालों ने कहा कि जी आप अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लो, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। तो मैं वहाँ पे गया फॉर माई मास्टर्स। तो वहाँ जब गया तो ऑब्वियसली वो पोर्टफोलियो मेरे साथ था, वो शौक़ मेरे साथ था। तो वहाँ पे मैं कास्टिंग कॉल्स देखता था, कास्टिंग कॉल्स आ रही हैं रैंडमली, मैंने कहा लेट्स ट्राई। एक दफ़ा ट्राई किया मैंने और दे जस्ट कॉल मी अप फॉर एन ऑडिशन। दिमाग में वही था जो यहाँ पे होता था, ऑडिशन है, पता नहीं क्या होगा, किससे मिलेंगे, क्या करेंगे। दे जस्ट आस्क्ड मी टू वॉक किया मैंने और उसके बाद उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। वही पोर्टफोलियो जो मैं यहाँ यूटिलाइज़ कर रहा था, उन्होंने वहाँ पे मुझे उससे सिलेक्शन की, सामने अपीयरेंस देख के, और फिर वहाँ फिर स्टडीज़ साथ चलती रही, एक शो के बाद दूसरा शो, फिर डाइवर्सिफिकेशन काम में आता रहा। बहुत सारे सेवरल कंट्रीज़ के साथ काम किया वहाँ पे, इंक्लूडिंग लंदन फैशन वीक, और उसके अलावा साउथ अफ्रीका फ़ैशन वीक, इंडिया फ़ैशन वीक, अफ्रीका फ़ैशन वीक, घाना फ़ैशन वीक, और बेशुमार शोज़ वहाँ पर मैंने किए। उसको देखते हुए 2014 के अंदर मुझे रैंडमली जो है एक ज्यूरी ने मुझे नॉमिनेट किया, जिसके अंदर अलग अलग इंटरनेशनल जो लोग आके काम करते हैं यूके के अंदर, उसके बिहाफ पे वो सिलेक्ट करते हैं और डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं कि आपने कितना काम किया उसके अंदर। तो उसके अंदर मुझे नॉमिनेट किया, वोटिंग हुई, यहाँ से भी वोटिंग हुई, वहाँ से भी वोटिंग हुई, उसके बिहाफ पे मुझे बेस्ट मेल मॉडल का 2014 में अवार्ड मिला, विच मीन्स कि रिकग्निशन मिली वहाँ पे। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि बीइंग अ पाकिस्तानी वहाँ पे मुझे लोग रिकग्नाइज़ कर रहे हैं अब तक उस फील्ड के अंदर। उसके बाद कंटिन्यू चलता रहा। 2016 के अंदर अगेन मैं नॉमिनेट हुआ, अनफॉर्चुनेटली वो BAFTA अवार्ड्स में विन नहीं कर पाया, लेकिन वहाँ से नॉमिनेट होना भी बहुत बड़ी बात है ऑब्वियसली कि आपको लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं आपके काम के ऊपर। तो वो एक अचीवमेंट है और जो कि वहाँ पे मैंने एज अ पाकिस्तानी अचीव किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद यहाँ उसकी रिकग्निशन नहीं होती। तो आप जब वहाँ से यहाँ आए और यहाँ भी डेफिनेटली आपने अप्लाई किया होगा? बिल्कुल किया। जब मैं वहाँ होता था तो मैं बहुत मेजर फ़र्क देखता था। इवन मैंने वहाँ पे पाकिस्तान फ़ैशन वीक लंदन भी किया 3 दफ़ा, और आई डोंट नो बोलना मुनासिब होगा, बोलिए, खुल के बोलिए, तो दुनिया बोल है। उसमें जब हमारे पाकिस्तानी कोरियोग्राफर थे तो मुझे सिलेक्शन नहीं हुई उसके अंदर, लेकिन जब वहाँ का कोरियोग्राफर था, मैंने अप्लाई किया, बल्कि ऐसा हुआ कि उसने मुझे कॉल किया कि यार एक पाकिस्तानी लड़का है जो हमारे साथ काम करता है, उसको बुलाओ, आप क्यों नहीं बुलाते उसको, वो बहुत अप्रोप्रिएट है इसके लिए। तो मैंने 3 कंसेक्यूटिवली उधर काम किए उधर यहाँ के डिज़ाइनर्स के साथ। तो वहाँ पे एक अलग सा एटीट्यूड भी देखा मैंने अपने डिज़ाइनर्स का, जो कि यहाँ पे बहुत अलग सा होता है। शायद अप्रोच करने जाओ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको क्वालिफाई करनी होती हैं, तो वो मेजर डिफरेंस था। तो उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे भी अप्लाई किया, क्योंकि मीनवाइल मैं आता था तो थोड़े छोटे स्पैन के लिए आता था। उसके बाद जब मैं आया थोड़े लंबे गैप के लिए, तो यहाँ अप्लाई किया, लेकिन वैसा रिस्पॉन्स मुझे शायद नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो विच मीन्स कि अगर वो लोग इतने प्रोफेशनल रिकग्नाइज किया, मुझे एक्नॉलेज किया, तो यहाँ पे क्यों नहीं।
तो ये एक थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताऊं कि एक हमारे दोस्त थे बड़े अच्छे, वो अंडर 14 के स्कॉश चैंपियन थे। ओके। वो टूरिस्ट वीज़ा लेके 3 महीने का यूके गए और वहाँ पे जब अपने कज़न को कहा कि मुझे स्कॉश खेलनी है, मुझे किसी क्लब में लेके जाओ, क्लब में लेकर गए तो क्लब वालों ने उसको ट्रेनर की नौकरी ऑफर कर दी और 2000 पाउंड देना शुरू हो गए। अंडर 14 बच्चा था ये। तो जब वो वापस पाकिस्तान आया तो उसने फिर वीज़ा अप्लाई किया, तो फिर एम्बेसी को शक हो गया कि उस बच्चे ने बाहर काम किया था और फिर उसको वीज़ा नहीं मिला। तो वो लड़का 10,000 रुपए की नौकरी ढूंढ रहा था अपने घर चलाने के लिए, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी और कहाँ उसको लंदन में 2000 पाउंड की नौकरी यूं मिल गई उसकी टैलेंट की बुनियाद पर। अब मुझे आप ये बताएं कि मेल मॉडल जब पाकिस्तान में काम करता है और पाकिस्तान में काम मांगता है, क्या मुश्किलात होती हैं? लेट्स से माय एक्सपीरियंस, मैं सच बोलिएगा सर, सब खुल के बोलिएगा। सच तो जैसे कि आप खुद इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें पता होंगी। जब स्टार्टिंग के अंदर जब मैं अप्लाई कर रहा था तो आई मेट विद डिफरेंट कोऑर्डिनेटर्स, सो कॉल्ड कोऑर्डिनेटर्स, जो कि आपको सिवाय गुमराह के कुछ नहीं कहते, एंड दे जस्ट फाइंड यू नो दे ट्राई टू फाइंड प्लेजर इन देयर वर्क ना, उनको काम से शायद कुछ नहीं होता। तो ऑब्वियसली वो मिसयूज़ करना चाहते हैं, ठीक है ना, मेल मॉडल्स को, और इवन फीमेल मॉडल्स के साथ भी ऐसा होता होगा, लेकिन मेल मॉडल्स के लिए भी सिक्योर या बहुत आई डोंट थिंक सो। एक तासुर ये पाया जाता है कि मेल मॉडलिंग इंडस्ट्री में जो ये कोऑर्डिनेटर्स हैं ये ज्यादातर गेज हैं और ये मेल मॉडल्स को फोर्स करते हैं कि आप भी गे बने। क्या आप अग्री करेंगे इससे? यस, क्या आपके साथ ऐसा हुआ? यस, बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग के अंदर काफ़ी मैंने ऐसी चीज़ें देखी जिससे मैं डिसार्ट हुआ, मैं बैक ऑफ हो गया जी। हालांकि मेरा पैशन बहुत ज़्यादा था कहीं, जो कि बाद में जाके उस पैशन को मैंने अपने काम के साथ जोड़ा और उसमें मज़ा आया। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया, मेरे ख्याल से काम की बात शायद सेकंड थर्ड होती है। अच्छा। ये शायद होती ही नहीं है, पहली बात ही होती है कि यू हैव टू डू दिस, कॉम्प्रोमाइज, फला ढिमका, ये वो, मतलब इतना अनप्रोफेशनलिज्म कि मतलब आपको शायद आप सोचेंगे कि यार मैं क्यों आ रहा हूँ इस फील्ड में, मतलब अगर मुझे इस तरह से कहना है। तो या तो फैशन फील्ड को शायद वो समझते हैं कि जो फैशन में आ रहा है वो प्रोस्टिट्यूशन बन गई, जिस्म फरोशी बन गई। ऑब्वियसली मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि यही चीज़ जब मैंने बाहर अप्लाई की तो मुझे किसी ने ऑफर नहीं किया। हमारी फैशन इंडस्ट्री, हमारी मॉडलिंग इंडस्ट्री इतने बड़े इशू के ऊपर खामोश तमाशाई बने बैठे और सबका साथ दे रहे कि हाँ भी चलते रहो, ऐसे ही चलते रहो, वेरी गुड। तलहा मेरे ख्याल से कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व है उसके अंदर, मिला हुआ है, मिली भगत। ठीक हो गया। फिर जो लॉबी सिस्टम है, अगर आप उस लॉबी के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं तो विच इज़ गुड, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, दैट्स इट। तो उसके अंदर मेरे ख्याल से उसी प्रोसेस में जो है वो फैशन फील्ड चल रही है। तभी हमें कोई बहुत बड़ा काम होते हुए नहीं दिखता नहीं है। हमें सिर्फ चंद वो फेसेस हैं जो दिखते हैं और बचपन से अब तक नहीं आते हैं। चंद वो फेसेस हैं जो मैं शायद बचपन से अपनी यंग एज से देख रहा हूँ, वो अब तक देख रहा हूँ। मैंने अभी बाल लगवा लेते हैं, ये सर्जरियां करवा लेते हैं, 80 साल के भी लोग 60 साल 50 साल जवान लगते हैं बिल्कुल। अभी मैंने एक रिसेंट शूट देखा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का, और बहुत अच्छी टीम ने उसके ऊपर काम किया हुआ है, लेकिन वही फेसेस जो मैंने 15 साल पहले देखे थे, तो नए टैलेंट को आने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता है। लोग उनको चूज करना चाहते हैं ना, मौका देना चाहते हैं। सबसे बड़ी अफसोस की बात ये, तब आप फाइनली वापस जाएंगे? बिल्कुल वापस जाऊंगा। ऑब्वियसली यहाँ एक्नॉलेजमेंट नहीं है, काम की कदर नहीं है, मेरा टैलेंट है, मेरी इतनी अचीवमेंट्स हैं, उसको मुझे आगे यूटिलाइज करना है। मैंने ये सोचा था शायद मैं इस फील्ड के अंदर आके जो यंग टैलेंट है उनको गाइड करूंगा, बताऊंगा चीज़ें कि किस तरह से प्रोफेशन लेके चला जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है नहीं मेरा। थैंक यू सो मच की मदद से हमने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू उठाया है कि मेल मॉडलिंग इंडस्ट्री में जिस तरीके से हम जिन्स परस्ती को परवान चढ़ाया जा रहा है कि अगर आपने मेल मॉडल बनना है, बड़ा मेल मॉडल बनना है, तो आपने मेरे साथ ये गलत फेल करना होगा। ये वो अल्फाज होते हैं जो मुख्तलिफ मेल मॉडल्स के कोऑर्डिनेटर्स फोर्स करते हैं और कहते हैं मेल मॉडल्स को कि आप आइए हमारे साथ एक रात गुजारिए, फिर देखिए मैं आपको कितना बड़ा मेल मॉडल बनाऊंगा। इट्स वेरी सैड और शर्म की बात है, अफसोस की बात है कि हमारी मॉडलिंग इंडस्ट्री, हमारी फैशन इंडस्ट्री, हमारी डिजाइनर इंडस्ट्री सब मिले हुए हैं। वक्त हो गया है, इट्स हाई टाइम नाउ, उठ जाओ, होश करो, इस गंदी आदत को, इस गंदी लत को, इस बुराई को हमारे मुआशरे से खत्म करो और इस इंडस्ट्री से खारिज करो। वेरी सैड वर्दा, आई थिंक बहुत हो गया, अब मजीद ऐसे नहीं चल सकता। तलहा, मुझे अभी भी बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ा, हम कितना ही कुछ यहाँ बैठ के बोलें, हम कितना ही कुछ यहाँ पे कह लें, असर तो कुछ होना नहीं है ना।
चलते अल्लाह तो में ऐसे ही उम्मीद रहें। है, लेकिन मुझे हाँ अल्लाह में ये उम्मीद है कि हम उम्मीद पे दुनिया कायम है। अल्लाह ताला से उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह ताला यहाँ भी Let's कुछ move अक्ल शऊर forward. देते लोगों को। आगे चलते हैं जनाब, जहाँ पे हम टैलेंट की बात कर रहे हैं तो आज हमारे शो में भी टैलेंट की बहुत भरमार हुई है। एक और टैलेंट से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्होंने हाल ही में हब जीप रैली अपने उनका जो बहुत बड़े एजाज मेहमान था हैं। वो जी उनका इसका एजाज अपने नाम कर लिया है, जीत गए हैं वो। और साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली जिन्होंने इस रेस में शान पाकिस्तान नादिर मक्सी को भी पीछे छोड़ दिया है। और हक बाहू रहमतुल्लाह अलैह की फैमिली माशाल्लाह बड़ी टैलेंटेड है, बड़ी बाबरकत है। और हमारे प्रोग्राम में गुज़िश्ता रोज़ नेज़ाबाजी के ऊपर हम बात कर रहे थे, तभी इनकी फैमिली के सफदर साहब मौजूद थे और आज हमारे साथ साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं। साहिबजादा साहब ज़रा नवाजिश, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हमने जब भी पाकिस्तान में जीप रैली का नाम सुना है, नादिर मक्सी को चैंपियन देखा है, लेकिन आपने इस रैली में उन्हें भी पीछे छोड़ दिया। कैसा लम्हा था? हाउ डिड यू फील? हाउ वाज द एक्साइटमेंट? कैसी एड्रेनलिन रश आपको फील हुई सर? नादिर मक्सी साहब न सिर्फ मेरे उस्ताद हैं बल्कि पाकिस्तान मोटर स्पोर्ट के लेजेंड हैं। उनके साथ रेस करना, उनकी कैटेगरी में रेस करना और फिर उनके करीब टाइम आ जाना, इसको भी हम अचीवमेंट समझते हैं। लेकिन अगर टाइम उनसे बेहतर आ जाए तो ये तो किसी ट्रॉफ़ी से भी बड़ी अचीवमेंट हम समझते हैं। और यकीनन वो मेरे लिए बड़े खुशी के लम्हात थे। और वो जीते तो शायद मैं और ज़्यादा खुश होता कि मेरे उस्ताद जीते। लेकिन बड़ा मज़ा आया रेस का। ट्रैक भी हब का बहुत चैलेंजिंग था, बहुत ज़्यादा उसके अंदर हैंडलिंग थी और ड्राइवर्स के लिए पूरा एक इम्तिहान। अच्छा ये बताइए, जब हब रैली में आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की तो इससे पहले चोलिस्तान रैली में गालिबन आप तीसरे नंबर पर आए थे, तो इस मुकाबले के बाद ज़्यादा बेहतर तैयारी का मौका मिला था आपको और अपनी गलतियां दुरुस्त की थी आपने इस रैली जीत को हासिल करने के लिए? जी बिल्कुल। DI खान में मैं थर्ड था। और बेसिकली होता ये है कि हर ट्रैक में उसके ट्रैक के बिहेवियर का फ़र्क होता है, ड्राइविंग स्टाइल का फ़र्क होता है। और फिर सम टाइम आपको चूँकि पहले 1 या 2 रेसेस होती थी मुल्क के अंदर, जिस तरह चोलिस्तान है, झल मक्सी है, लेकिन अब माशाल्लाह मोटर स्पोर्ट बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत बढ़ रहा है। और सम टाइम तो ये होता है कि सीज़न चूँकि हमारा अक्टूबर से लेके मार्च तक का होता है, तो सम टाइम तो एक ही महीने के अंदर 2 रेसेस, जैसे इस साल भी बल्कि इसी महीने में मार्च के अंदर स्टार्ट में हमने DI खान की डेरा जात की रेस और फिर अभी हमें हब रेस मिली। तो अभी उतनी तैयारी का मौका शायद रेसर्स को या हम लोगों को नहीं मिल सकता। तो सम टाइम प्रिपरेशन पूरी ना हो, पूरी तरह तैयारी ना हो, तो फिर गाड़ी के अंदर कोई ना कोई टेक्निकल, कोई मैकेनिकल फॉल्ट आ जाता है। लेकिन अल्लाह ने करम किया, एक तो गाड़ी ने भी बड़ा साथ दिया और मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही, मेरी टीम की पूरी इसके साथ सपोर्ट मेरे साथ थी। जी सुल्तान साहब ये बताइएगा कि चोलिस्तान जीप रैली में हमेशा नादिर मक्सी चैंपियन रहे हैं और अब यकीनन आपकी तैयारियां भी हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है चोलिस्तान जीप रैली से आपकी? बेसिकली हार जीत तो अल्लाह की तरफ से होती है, वह तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्ल मन तशा, और सब खैर भी उसके हाथ में है और उसी की तरफ से अता होती है। मेरे ख्याल में इसमें अल्लाह के करम के बाद फिर आपकी अपनी मेहनत और एफ़र्ट भी होती है। सम टाइम ऐसे भी होता है कि हम पूरी तरह अगर तैयारी ना कर पाएँ, ट्रैक को पूरी तरह से रीड ना कर पाएँ, या फिर कोई एक छोटी सी गलती, यानी सपोज़ 200 किलोमीटर का ट्रैक है तो उसमें 2000 टर्न्स होंगे, तो उन 2000 टर्न्स में से आपकी रेस को ख़त्म करने के लिए एक ही मिस्टेक काफ़ी है किसी एक टर्न में। तो ये ड्राइवर, को ड्राइवर, आपकी स्पोर्ट टीम, मैकेनिकल टीम, उन सब की पूरी एफ़र्ट के साथ साथ ख़ास तौर पे जब ऑन ग्राउंड ड्राइवर और को ड्राइवर होते हैं तो उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक गलत कॉल, एक मिसअंडरस्टैंडिंग
आपकी ड्राइविंग की एक गलती या दुरुस्त फरमाया आपने कि एक मिस्टेक आपको बहुत बड़ी एक हार की तरफ लेके जा सकते हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि जीप रैली के लिए एक अच्छी गाड़ी का सिलेक्शन और तैयारी कितनी इंपॉर्टेंट होती है और टोटल इसमें एक्सपेंस कितना आता है एक गाड़ी को तैयार करने में? जीप रैली के अंदर जी इसको बेसिकली हम अगर ऑफ रोड रैली कहें तो वो ज़्यादा मौजू रहेगा। इसमें गाड़ी का इंतखाब इसमें चूँकि डिफरेंट कैटेगरीज हैं तो वो आपने सोच समझ के करना है आप किस कैटेगरी में compete करना। और अगर आप स्टॉक कैटेगरी के अंदर सपोज हम सी स्टॉक की बात करते हैं तो उसमें आपको 2500 की एक वीगो गाड़ी चाहिए। और वो गाड़ी अगर आपके पास है, अगर आपके पास वीगो गाड़ी है तो उसकी तैयारी में आपको सिर्फ 4 शॉक्स चाहिए ऑफ रोडिंग जो कि ओरिजिनल माउंट्स के ऊपर आएँ, और उसके साथ स्किड प्लेट, रोल बार, रेसिंग सीट्स और रेसिंग हार्नेसेस। तो मेरे ख्याल में तकरीबन 1 मिलियन से आप अपनी गाड़ी को तैयार कर सकते हैं और रेस के लिए प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। बाकी अगर आप बड़ी जो कैटेगरीज हैं जैसे प्रो क्लास है उनके अंदर फिर साफ ज़ाहिर है आपको और ज़्यादा एफर्ट चाहिए, आपको इंजन भी स्वैप करना पड़ सकता है। साहब ये बताइए कि इस रैली में आपके भाई बहादुर अजीज भी शरीक थे, उन्होंने भी स्टॉक कैटेगरी में 3री पोजीशन ली, तो भाई के साथ रैली में शिरकत करके कैसा लगा सर? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बिल्कुल जी, सुल्तान बहादुर अजीज़ बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मोस्टली रेसेस में फर्स्ट या सेकंड पोडियम के ऊपर होते हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये खेल का हिस्सा है हार और जीत। तो इस दफ़े की गाड़ी का टायर उतर गया था, वो टायर चेंज किया उन्होंने और फिर फिनिश किया और माशाल्लाह 3rd पोजीशन पे भी थे। तो ये पार्ट ऑफ गेम है। इवन के अगर आपने देखा हो या सुना हो कि बिल्कुल फिनिश लाइन से थोड़ा पहले भी ख़राब हो जाती हैं। एक रेस के अंदर नादिर मक्सी साहब लीड कर रहे थे बट फिनिश से 2 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ी का इंजन सीज हो गया और वो रुक गए। तो ये पार्ट ऑफ गेम है और इसको साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद मशकूर हैं। आपने अपनी शख्सियत से, अपने तजिए से, अपनी बातों से हमारे शो को 4 चांद लगाया, अपना कीमती वक्त हमें दिया। वी आर मोर देन ऑनर्ड सर, थैंक यू सो वेरी मच। चलें जी, इसी के साथ ही आपको अगली खबर देंगे। सोशल मीडिया पे फिर कुछ एक और नई चीज वायरल है। क्या वायरल है? आप बताएं। आप बताएं। मुझे तो अरे मैं तो इतने आपको टैलेंटेड लोगों से मिलवा रही हूँ। चले मैं बता देता हूँ, सोशल मीडिया पर नई नई वीडियोस वायरल हो रही हैं और इसे देखकर लोग हमेशा हैरान हो जाते हैं। ऐसी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें कौवे की चालाकी को देखा जा सकता है। देखिए वीडियो वर्दा, ये रही आपकी वीडियो, स्पेशल वीडियो आपके लिए लाए हम। अरे वाह, क्या देख रही हैं आप इस वीडियो में? अच्छा, मैं कौवे की चालाकी देख रही हूँ इसमें। अच्छा, ये क्या कर रहा है? ये बिल्ली को जो है वो, अच्छा बिल्ली खाना खा रही है इसमें और ये देखिए पीछे से उठा के लेके चले हैं, खाने उठा के लेके चले गए। क्या बात है। अच्छा, कौवे होते बड़े होशियार हैं, ये तंग कर रहे हैं, खाना उठा के लेके जा रहे हैं। ये बिल्ली का खाना चोरी करने के लिए मंसूबाबंदी के तहत साजिश कर रहे हैं। आप समझ नहीं रहे इस मंसूबाबंदी को। ये वही मंसूबाबंदी है जो पाकिस्तान में सियासतदान करते हैं। नो कॉन्फिडेंस वोट में कि यहाँ से चोंच मारी, उसने वहां देखा, पीछे से खाना उठाया, बैग पहुंचा, पैसे आए, सिंध हाउस में सारा काम हो गया। लेकिन अगेन बड़ी वायरल वीडियो थी, बहुत बड़ी वायरल वीडियो थी और इसमें देख सकते हैं। खैर, आपने इसको जहाँ से जोड़ा इसमें कोई शक नहीं कि अभी इस वक्त हमारी सियासी सिचुएशन जो हमारी है वो यही चल रही है। जी हाँ, और ट्विटर सार्फिन ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि याद रखें, अगर आप किसी टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मिलकर काम करते हैं तो आप हमेशा ज्यादा मौसर साबित होते हैं। इसके ऊपर कमेंट्स जो आए हैं वो यही आए कि टीम वर्क शोज यू गुड रिजल्ट्स। बिल्कुल, और ये तो हमें देखने को ही मिला है कि जब टीम टूटती है तो कितना फर्क आता है। बहुत फर्क आता है। विदाउट, अगर वो अकेला कौवा होता तो वो कभी भी चोरी नहीं कर पाता। 2 कौवों ने मिलकर आराम से बिल्ली के मुंह से उसका निवाला छीन लिया। अगेन टीम वर्क जरूरी है। हम यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो अगर यकीनन हमें यूनाइटेड रहना चाहिए और कामयाबी इसी में है कि हम एक हो जाएं। बिल्कुल, और जाते जाते एक और मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगी छोटा सा। हमने आज इतने सारे टैलेंटेड लोगों से हमने मिले, हमने अपने शो में उनको हिस्सा बनाया। तो एक बात कहना चाहूँगी, टैलेंट की हमारे मुल्क में बिल्कुल कमी नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ इनको सराहिए। हमारा अपना पाकिस्तान का टैलेंट बाहर मुल्कों में जाके काम करे तो ये बड़े अफसोस की बात है। और
सीखने का वक्त, चाहे वो कोई भी हो, कितना ही टैलेंटेड इंसान क्यों ना हो, सीखने का वक्त ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होता। जिस दिन आपने समझ लिया कि बस जी आप सबके माहिर हो गए हैं, अब आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, यकीन जानिए उसी दिन से आपके टैलेंट का ज़वाल शुरू हो जाएगा। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ना ही सीखने की उम्र कभी ख़त्म होती है। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि पाकिस्तानी टैलेंट को सही प्लेटफॉर्म मिलेगा, सही मौके मिलेंगे, डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, हम जिन्सपरस्ती का सामना नहीं करना पड़ेगा, और साथ साथ इंसाफ का हुसूल हमारे मुल्क में आसान हो जाए, और जिनके साथ गलत हुआ है उन्हें इंसाफ मिले। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो जरूर पसंद आएगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और देखते रहिए दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।